पुस्तक 30, अध्याय 30, बढ़ती उत्तरी धनुष तलवारें। ये सुनकर जी निंग बहुत खुश हुआ। उसने हाथ हिलाया जिससे उसकी पीठ पर रखी म्यान से सभी 6 काली तलवारें निकलकर बहते रेत के समुद्र में गिर गईं। स्विश 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 स्विश, वे सब रेत में गहराई तक उतर गए। हा, ये रहा। ओह, ये बहुत सुंदर है। हम 6 बच्चे अपनी अपनी तलवारों में वापस उड़ते हुए उत्साह से चीखने लगे। 6 उत्तरधनुष तलवारें सुनहरी रोशनी की एक परत से चमकने लगीं, जबकि उनके आसपास की रेत अपनी चमक खोने लगी, तेजी से धूसर सफेद रंग में बदलने लगी और फिर बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई। भविष्य में यदि आपको कुछ भी पसंद आए तो आप मुझे बता सकते हैं। निंग ने अपने 6 तलवार आत्माओं को मानसिक रूप से संदेश भेजा। हमें भी नहीं पता कि हमें क्या पसंद है। हम किसी चीज को सिर्फ नजदीक से ही महसूस कर सकते हैं। ठीक है गुरु, अगर भविष्य में आपको कोई शक्तिशाली चीज मिले तो पहले हमारे साथ मिलकर उस पर कुछ वार करिएगा और हमें उसका सही अंदाजा हो जाएगा। 6 तलवार आत्माओं ने एक साथ उत्तर दिया। निंग हंसा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने देखा कि 6 उत्तरधनुष तलवारें अपने आसपास की सुनहरी रेत का सार तेजी से निगल रही थीं। सुनहरी रेत का एक बड़ा हिस्सा तेजी से सफेद धूल में बदल रहा था और फिर गायब हो रहा था। पलक झपकते ही 30 मीटर के क्षेत्र में आधी से ज्यादा सुनहरी रेत पूरी तरह से गायब हो गई थी। पास ही खड़े नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने जब ये देखा तो उसे बहुत जलन हुई। उसने जल्दी से अपनी लंबी छड़ी उठाई और उसे सुनहरी रेत में डाल दिया। उफ! निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपना लंबा डंडा रखते हुए सिर हिलाया। उसने निंग की तरफ देखा। बधाई हो डार्क नॉर्थ, लगता है तुम्हारे जीवन रक्त हथियार सुनहरी रेत को बहुत तेजी से सोख लेते हैं। ऐसा क्यों है कि मेरा अपना जीवन रक्त हथियार इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है? मुझे लगता है कि वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं है। निंग हंसा। अनंत प्रदेश अनगिनत अद्भुत कलाकृतियों से भरे हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त थीं। निंग की 6 उत्तरधनुष तलवारें सम्राट गोनफ्लेम ने खुद गढ़ी थीं, क्योंकि निंग के अपने दाव से मेल खाने के लिए उनमें पूर्णता जरूरी थी। वे पहले से ही लगभग दोषरहित थीं और इसलिए बहुत ज्यादा चूजी थीं। अब तक उन्होंने निंग के सामने आई किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वाह! सुनहरी धूल के पूरे टुकड़े सफेद हो गए और फिर गायब हो गए। इस सुनहरी रेत को एक प्रकार का खजाना माना जा सकता है, हालांकि वास्तव में इसे इकट्ठा करना एक कष्टसाध्य कार्य है। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने बड़ी मेहनत से सुनहरी रेत को अपने पास इकट्ठा किया, एक बार में 2 कण। 2 घंटे से ज्यादा समय के बाद वह लगभग एक वॉशिंग बेसिन जितनी रेत ही इकट्ठा कर पाया था। जब तक उसने मुड़कर निंग की ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि उनके आसपास की लगभग सारी सुनहरी रेत सोख ली गई थी। वह सिर हिलाकर आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुम्हारे जीवन रक्त हथियार जिस तेजी से इन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी तुलना में मैं तो कछुए की गति से आगे बढ़ रहा हूँ। खैर, मैं इकट्ठा करता रहूंगा। आगे मैं पूछूंगा और पता लगाऊंगा कि यह किस प्रकार का खजाना है। निंग मुस्कुराया और देखा, उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने महसूस किया कि उसकी 6 उत्तरधनुष तलवारें धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही थीं और खुद भी रूपांतरित और विकसित होने लगी थीं। पहले वे काले रंग की थीं, लेकिन अब उनमें सोने की चमक आने लगी थी, मानो उनका अथाह अंधकार अब हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया हो। वे गहरे सोने जैसी दिखने लगी थीं। 4 घंटे, 12 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने। 6 उत्तरधनुष तलवारें उस सुनहरी रेत में धंसी रहीं जो टूटे हुए ग्रह से रिसकर आई थी और रेत के सार को तेजी से सोख रही थीं। न सिर्फ उनका रंग बदल रहा था, बल्कि उनका आकार भी बदल रहा था। अब वे पहले से भी ज्यादा पतली हो गई थीं, लेकिन उनकी नोकें और धारें कहीं ज्यादा तेज हो गई थीं। उन्हें देखकर ही उनमें से एक भयानक शक्ति का आभास होता था। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड पहले तो काफी निश्चिंत थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का आश्चर्य बढ़ता गया। जैसे जैसे नॉर्थबो तलवारें लगातार सुनहरी रेत को अपनी ओर खींचती गईं और विकसित होती गईं, रेत को अपनी ओर खींचने की दर भी नाटकीय रूप से बढ़ने लगी। गड़गड़ाहट। सुनहरी रेत का पूरा समुद्र गड़गड़ा रहा था और उछल रहा था, क्योंकि उसकी सबसे गहरी गहराइयों में सुनहरी रेत लगातार पिघल रही थी। नतीजतन लहरें लगातार समुद्र में उमड़ रही थीं और उन 6 उत्तरधनुष तलवारों की ओर बह रही थीं, जिन्हें टूटे हुए ग्रह के केंद्र में डाला गया था। तुम्हारे जीवन रक्त अस्त्र इस ग्रह के केंद्र की सारी सुनहरी रेत तो सोख नहीं लेंगे, है ना? जब पूरी तरह से स्वस्थ थे तो ग्रह के केंद्र में इतनी शक्ति थी कि हम में से कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अस्त्र किसी तरह उस सारी शक्ति को सोख लेते तो वे कितने शक्तिशाली हो जाते। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड आश्चर्य से देखता रहा। ये समझना होगा कि सुनहरी रेत के करोड़ों किलोमीटर लंबे समुद्र की बाहरी परत पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तलवारें अब मुख्य रूप से समुद्र की गहराई में मौजूद रेत से ही निकल रही थीं। जितना ज्यादा शक्तिशाली उतना अच्छा। निंग मुस्कुराया। यह आप प्राचीन साधकों का पैतृक स्थल है। मुझे लगता है कि यहाँ मेरे लिए कोई विरासत नहीं होगी। मुझे इस जगह से जो कुछ भी मिल सकता है उसे प्राप्त करना है। अब तक उत्तरी धनुष तलवारें पूरी तरह बदल चुकी थीं। वे अब बेहद पतली, पूरी तरह सुनहरे रंग की और प्रकाश की एक परत से चमक रही थीं। अगर दूसरे साधक इन नई उत्तरी धनुष तलवारों को देखते तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही तलवारें हैं जो निंग कुछ देर पहले इस्तेमाल कर रहा था। निंग उत्सुकता से देखता रहा। ग्रह का केंद्र सचमुच एक अमूल्य खजाना था। संभवतः इसका मूल्य वैकल्पिक ब्रह्मांड में मौजूद डार्क स्पेस फ्लेमस्टोन के उस पहाड़ के बराबर था। उसकी तलवारें उस कीमती सुनहरी रेत को पहले ही इतना सोख चुकी थीं कि उनमें एक मौलिक परिवर्तन आ गया था। धमाका, धमाका,
धमाका, धमाकों की एक श्रृंखला गूंजी। उसके बाद 6 उत्तरधनुष तलवारें आसमान में उड़कर निंग की ओर चलीं। मालिक, मेरा पेट भर गया है, मैं एक और निवाला नहीं खा सकता, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 6 बच्चे एक बार फिर उत्तरी धनुष की तलवारों पर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिखाई दिए। निंग ने एक विचार से ही सभी 6 तलवारें अपनी पीठ पर रखे म्यान में उड़ा दी। देखो, वहाँ देखो, नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने ग्रह के केंद्र की ओर इशारा किया। तुम्हारी 6 तलवारों ने लगभग 20 से 30% सुनहरी रेत सोख ली होगी। मैं कह सकता हूँ कि भौतिक गुणवत्ता की दृष्टि से इनमें ब्रह्मांड के खजाने बनने की संभावना है। निंग ने हाथ हिलाकर उत्तरी धनुष वाली एक तलवार निकाली। पहले मुझे एक तलवार आजमाकर देखने दो। निंग को उस उत्तरी धनुष वाली तलवार को पकड़कर बहुत आराम महसूस हुआ और उसका पूरा शरीर उस सुनहरी रोशनी से चमक उठा। स्विश स्विश, निंग ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपनी रक्षात्मक तलवारबाजी से शुरुआत की, क्योंकि तलवार की पतली और धारदार बनावट को देखते हुए उसे यकीन था कि उसकी आक्रामक क्षमताएं और भी मजबूत हो गई होंगी। वह इसका पूरा आनंद लेना चाहता था और सबसे अच्छा आखिर में रखना चाहता था, इसलिए उसने पहले अपनी रक्षात्मक तलवारबाजी का परीक्षण करने का फैसला किया। ऐसा करने पर निंग को ये देखकर खुशी हुई कि उसकी तलवारबाजी पहले से कहीं ज्यादा तेज और प्रवाहपूर्ण हो गई थी। वे काफी ज्यादा शक्तिशाली भी थीं। संभवतः उसकी रक्षात्मक क्षमता 50 से 60% बढ़ गई थी। ओमेगा स्वॉर्ड दाव, हेवन ब्रेकर। निंग ने एक जोरदार वार किया। धमाका, तलवार की नोक से नंगी आंखों से दिखाई देने वाली तलवार की रोशनी की एक धारा निकली, जो इंद्रधनुषी रोशनी से टकराते हुए कई किलोमीटर तक नीचे गिर गई और फिर अंततः विलीन हो गई। ये पहले से केवल 2 गुना शक्तिशाली है। निंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह उसके लिए सीमित उपयोग का होगा। ओमेगा स्वॉर्ड दाव, शैडोलेस। इसके बाद निंग ने शैडोलेस मुद्रा का परीक्षण करने का फैसला किया। इससे निंग के चेहरे पर तुरंत खुशी के भाव उभर आए, क्योंकि नई नॉर्थबो तलवार शैडोलेस मुद्रा के लिए एकदम सही थी। अब ये ज्यादा तेज, पेनी, ज्यादा अलौकिक और ज्यादा अप्रत्याशित थी। निंग ने अनुमान लगाया, ये पहले से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ओमेगा स्वॉर्ड दाव, ब्लड ड्रॉप। निंग ने एक सहज वार किया, लेकिन वार के आखिरी क्षण में तलवार की रोशनी थोड़ी मुड़ गई। इसने ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों द्वारा प्रक्षेपित दाव आभा की स्थानीय शक्ति को नष्ट कर दिया और एक वास्तविक शून्य का निर्माण किया। क्या? पास में खड़ा नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड आश्चर्य से चिल्लाया, या तुम्हारी तलवार वास्तव में अंतरिक्ष को पार कर गई है। ये वास्तव में अंतरिक्ष से परे है। निंग ने भी प्रसन्नता व्यक्त की। सम्राट मिरजनो ने जिस तकनीक में महारत हासिल की थी और जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने लिए अनंत काल हासिल किया था, वह एक ऐसी तलवारबाजी थी जो देश और काल दोनों से परे थी, जिससे वह अनगिनत किलोमीटर दूर से भी अपने दुश्मनों को भेद सकता था। न तो देश और न ही काल उसकी तलवारबाजी को रोक सकता था, और उसके दुश्मन प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही मर जाते थे। इस हमले की शक्ति अविश्वसनीय थी। समय की सीमाओं को पार करना अकल्पनीय रूप से तेज होना था। जैसे ही सम्राट मिरजनो वार करता, उसकी तलवार उसके दुश्मन को मार गिराती। कोई हमले का समय नहीं होता, क्योंकि हमला तुरंत होता। यही बात समय को पार करने को इतना भयावह बनाती थी। जहाँ तक अंतरिक्ष को पार करने की बात है, इसका मतलब था कि अब दूरी कोई बाधा नहीं थी। सम्राट मिरजनो अपनी तलवार से ऐसे दुश्मन को भी मार गिराने में सक्षम था जो उसके क्षेत्र में भी नहीं था। अंतरिक्ष को पार करना अपेक्षाकृत आसान था, समय को पार करना बेहद मुश्किल था। निंग ने शुरू में सोचा था कि जब वह तीसरे चरण का डाउनलॉर्ड बनेगा तो उसकी तलवार कला अंतरिक्ष को पार कर जाएगी। किसने सोचा था कि वह दूसरे चरण में ये कर पाएगा? लेकिन फिर भी जब उसने इसके बारे में विस्तार से सोचा तो उसे यह बात समझ में आ गई। उत्तरधनुष की तलवारों ने जो सार अवशोषित किया था, उसके कारण वे एक जगह पर बेहद तिरछी हो गई थीं, जबकि पहले वे संतुलित थीं। अब वे ज्यादा तेज थीं और इसलिए रक्तपात की मुद्रा के लिए ज्यादा उपयुक्त थीं। छायाहीन मुद्रा में उतना सुधार नहीं हुआ था, जबकि बेसिक हेवन ब्रेकर मुद्रा में मुश्किल से ही सुधार हुआ था। जहां तक उसकी रक्षात्मक तलवार कला का सवाल है, उनमें सबसे कम सुधार हुआ था। अब उसकी तलवारें रक्तबूंद की मुद्रा के लिए ज्यादा उपयुक्त होने के अलावा निंग ने रक्तबूंद तलवार इरादे में भी सबसे ज्यादा सुधार किया था। रक्तबूंद तलवार इरादा बेहद विनाशकारी था और इसलिए अंतरिक्ष और समय के बंधनों को तोड़ने के लिए उपयुक्त था। स्वाभाविक रूप से यह अंतरिक्ष को पार करने में सफल होने के लिए उसकी पहली तकनीक बन गई। अब जब तुम अंतरिक्ष को पार कर चुके हो, तो साधारण आयामी बंधनों का तुम पर कोई असर नहीं होगा। अगर कोई शाश्वत सम्राट तुम्हें मारना भी चाहे तो तुम आसानी से आयामों को भेद कर एक आयामी सुरंग से भाग सकते हो। केवल एक शाश्वत सम्राट जो अंतरिक्ष के ताव में अविश्वसनीय रूप से कुशल हो ही तुम्हें बांध सकता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश तुम्हारे सामने असहाय होंगे। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग की ओर देखा, फिर एक आह भरी। डार्कनॉर्थ, आज से तुम्हारे पास एक सच्चा जीवन रक्षक उपाय है जिसका तुम जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। अब बहुत कम लोग ही तुम्हें मार सकते हैं। तुम अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर चुके हो। मुझे स्वीकार करना होगा, अब मुझे तुमसे सचमुच ईर्ष्या हो रही है। पुस्तक 30, अध्याय 31, प्राचीन पूर्वज। जी निंग हंसा। जब वह स्काईवुड सिटी में था और उसका सामना डाउनलोड कोंगसन से हुआ था, तो उसने उस क्षेत्र को एक संरचना से आयामी रूप से बंद कर दिया था, जिससे निंग का बच निकलना नामुमकिन हो गया था। उसके लिए बस यही विकल्प था कि वह अपने जहाज से धीरे धीरे अंदर उड़े। लेकिन अब उसकी तलवारबाजी अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर गई थी और आयामी मार्गों को जबरन चीरने में सक्षम थी, जिससे वह आसानी से बच निकला।
केवल वही व्यक्ति जो अंतरिक्ष के दांव में अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया हो निंग की गतिविधियों को रोक सकता था। ज्यादातर शाश्वत सम्राट निंग का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। अब उसके पास यही एक सच्चा जीवन रक्षक उपाय था। कोंगसन अंधकार के अवतार में एक लगभग अजेय रूप में रूपांतरित होने में सक्षम था। यह उसकी अपनी जीवन रक्षा पद्धति थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि महल के स्वामी डॉनस्टार जैसे लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी निंग अपनी तलवारों का इस्तेमाल अंतरिक्ष को पार करने में कर सकता था, जिससे आयामी बेड़ियां उसे बांध नहीं पाती। वह अंतरिक्ष को चीरकर पल भर में भाग भी सकता था। ये जीवन रक्षा का एक ऐसा तरीका था जो कोंगसान के तरीके से बिल्कुल मेल खाता था। निंग और कोंगसन जैसे असाधारण रूप से शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी के डाउनलॉर्ड्स में भी बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास जीवन रक्षा के ऐसे अविश्वसनीय तरीके थे। उदाहरण के लिए नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। हालांकि डॉनस्टार या स्काइक्स जैसे सबसे श्रेष्ठ डाउनलॉर्ड्स जो शक्ति के शिखर पर खड़े थे, उन सभी के पास इतनी अविश्वसनीय शक्ति थी कि उनमें स्थानिक उत्कृष्टता के समान जीवन रक्षक क्षमताएं थीं। यही कारण था कि उन सभी को मारना आमतौर पर बेहद मुश्किल था। हालांकि एक हेजेमोन शायद एक हाथ के इशारे से उन्हें खत्म कर सकता था। शायद कुछ अजीबोगरीब शक्तिशाली प्राचीन पात्र, जैसे कि 8 पवित्र नगरों के स्वामी जो हेजेमोन के बाद दूसरे नंबर पर थे और जिन्हें हेजेमोन जरूरी नहीं मार पाते थे, सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स को मार सकते थे। ये पात्र सम्राट मिरजनो से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि हेजेमोन और निकट हेजेमोन अत्यंत दुर्लभ और उच्च कोटि के व्यक्ति थे। ये तीनों हेजेमोन ब्राइट शो साम्राज्य, एबरंट विशेष जीवन रूपों और प्राचीन साधकों से संबंधित थे। ये तीनों अपनी पूरी जाति के शासक और संप्रभु थे। जहाँ तक निकट हेजेमोन की बात है, वे प्रत्येक जाति या संगठन के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से थे। निंग उस समय उस स्तर पर नहीं था कि वह उनसे लड़ाई में उलझ सके। मुझसे ईर्ष्या मत करो। एक बार जब तुम चौथे चरण के डाउनलॉर्ड बन जाओगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास अपनी एक दुर्जेय सुरक्षात्मक क्षमता होगी, निंग ने कहा। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने 2 सर्वोच्च डाउ को एक साथ मिला दिया था, जिसका अर्थ था कि जब वह चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बनेगा तो वह तुरंत ही आसपास के सबसे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड में से एक बन जाएगा। इनमें से किसी भी डाउनलॉर्ड से निपटना आसान नहीं होगा। सच, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर हिलाया। मैं वैसे भी चौथे चरण तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं हूँ। बस कुछ और अंतर्दृष्टियों के साथ मैं अपनी अड़चन को तोड़कर अंतिम चरण तक पहुंच जाऊंगा। तब तक पानी पर मेरी महारत मुझे आसानी से एक अमर जलरूप शरीर प्राप्त करने में मदद करेगी। निंग ने हंसकर सिर हिलाया। जल के दाव में अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच चुके लोगों के बीच अमर जलरूप शरीर एक सामान्य तकनीक थी। ये तकनीक कोंगसान की अंधकार अवतार में विलीन होने की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आखिरकार कोंगसान ने केवल एक ही सर्वोच्च दाव को समझा था। उसका अंधकार अवतार रूप पूरी तरह से दोषरहित नहीं था। तब तक मैं वहीं खड़ा रह सकता हूँ और बिना प्रतिरोध किए तुम्हें मुझे मारने दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे घायल नहीं कर पाओगे, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने गर्व से कहा। ओह, निंग ने मन ही मन खुद से बुदबुदाया, तुम्हें पता है मैं वास्तव में दूसरे चरण का एक डाउनलॉर्ड हूँ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी रिपल वाटर गुप्त कला में महारत हासिल कर ली थी, जबकि निंग ने अब अपने जीवन रक्षक हथियार विकसित कर लिए थे। दोनों को इस साहसिक कार्य से काफी फायदा हुआ था। चलो चलें। निंग टूटे हुए ग्रह की सतह पर खड़ा था। यहाँ मूल्यवान चीज सिर्फ उसका मूल भाग है, लेकिन उसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। सच में, पर तुमने तो खूब पैसा कमाया, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपने आसपास का नजारा देखते हुए हंसते हुए कहा। फिर इंद्रधनुषी रोशनी के स्रोत की ओर इशारा किया। चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ इंद्रधनुषी रोशनी ज्यादा घनी है। यही वह दिशा होनी चाहिए जहाँ से प्राचीन शक्ति ने हमला किया था। हाँ, चलो चलें और देखें। दोनों तुरंत ग्रह से उड़कर इंद्रधनुषी प्रकाश की ओर चले गए। वे प्रकाश की धारा के साथ साथ कई 100 किलोमीटर उड़ते हुए स्रोत की ओर बढ़े। दोनों ही काफी उत्सुक थे। ये प्राचीन साधकों का पैतृक स्थल था। ऐसे ग्रह को कौन नष्ट कर सकता था? संभवतः केवल कोई हेगेमॉन स्तर का व्यक्ति या उस स्तर की शक्ति के करीब कोई व्यक्ति ही। वे अंतरिक्ष में घूमते हुए इंद्रधनुषी रोशनी के अंत तक पहुंच गए। यह क्या है? निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड अपने सामने पत्थर के रास्तों के समूह को देखकर विस्मय से भर गए। पत्थर के रास्ते ज्वाला राक्षसों से भरे हुए थे, लेकिन इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण सीधे पत्थर के रास्तों से होकर गुजर रही थी, और जहां से वह गुजर रही थी वह एक विशाल सीधा रास्ता था जो कम से कम 2 अरब किलोमीटर चौड़ा था। आसपास की अन्य सुरंगों के आधार पर यह पता लगाया जा सकता था कि यह इंद्रधनुषी रास्ता वास्तव में कभी अनगिनत पत्थर के रास्तों से भरा हुआ था जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। कितना भयानक, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड बुदबुदाया। एक ही वार ने अनगिनत पत्थर के रास्तों को ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह एक विशाल रास्ता बना दिया, और फिर इतने सारे रास्तों से गुजरने के कारण कमजोर होकर उस ग्रह को ध्वस्त करता रहा। यह जरूर कोई हेगेमॉन रहा होगा। मैं मानता हूँ कि केवल एक हेगेमॉन ही ऐसा काम कर सकता है, निंग ने सहमति जताई। शक्ति का ये स्तर अविश्वसनीय था। दोनों ने स्वयं अनुभव किया था कि पत्थर के रास्ते कितने कठिन होते हैं, लेकिन कोई 2 अरब किलोमीटर लंबे पत्थर को एक ही वार में उड़ाकर उस ग्रह को चकनाचूर कर सकता था। शक्ति का ये स्तर उनकी कल्पना से परे था। उनके अनुसार केवल सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ही ऐसा कर सकते थे। ये स्थान सचमुच वह पौराणिक स्थान होना चाहिए। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के हृदय में आश्चर्य और विस्मय की लहरें उठने लगीं, क्योंकि उसे अपने अनुमान पर यकीन हो गया था। आओ नाइनडस्ट, चलो देखते हैं कि इंद्रधनुषी रास्ते के दूसरे छोर पर क्या है, निंग ने कहा। सहमत, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर हिलाया।
फिर दोनों इंद्रधनुषी गलियारे में उड़ गए। इंद्रधनुषी मार्ग अवशिष्ट शक्ति से भरा हुआ था, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों ने अपनी गुप्त कलाओं का इस्तेमाल करके उसका यथासंभव प्रतिरोध किया। अपनी गुप्त कलाओं से नष्ट हो जाने के बाद जब अवशिष्ट शक्ति उनके दिव्य शरीरों पर छा गई तो अब उन्हें कोई खतरा नहीं रहा। इंद्रधनुषी मार्ग 2 अरब किलोमीटर चौड़ा और इतना लंबा था कि वे उसके अंत तक नहीं देख पा रहे थे। दोनों इंद्रधनुषी रोशनी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे स्रोत के करीब पहुंचते गए, शक्ति की परतें उतनी ही मजबूत होती गईं। हालांकि वे दोनों टिके रहे, अभी तक उन्हें अपनी सीमा तक पहुंचना बाकी था। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने मन ही मन कहा, अगर हम किसी लड़ाई में उलझ जाएं, तो मैं अभी अपनी पूरी शक्ति का केवल 20% ही इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये बेहद भयानक है। अनगिनत युगों पहले छोड़े गए एक ही वार की बची हुई शक्ति आज भी मुझे इस हद तक दबा सकती है। मेरी भी पूरी शक्ति का एक अंश ही रह गया है, निंग ने कहा। उसके पास हेगेमॉन का कवच था जिससे वह क्षति सहन कर सकता था, लेकिन चूंकि अवशिष्ट ऊर्जा इतनी सर्वव्यापी थी कि तलवारबाजी करते समय वह अपनी असली शक्ति का ज्यादा से ज्यादा 30% - 40% ही निकाल पाता था। वे आगे की ओर उड़ते रहे। क्या आगे कोई प्रवेश द्वार है? निंग थोड़ा उलझन में था। इंद्रधनुषी रोशनी की वजह से दृश्यता कम हो गई थी, लेकिन वह धुंधला धुंधला देख पा रहा था कि अंत आगे था। ऐसा ही लग रहा है। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी लंबी छड़ी पकड़ी और मन ही मन कहा, सावधान डार्क नॉर्थ, इस यात्रा के अंत में हम अपनी जान न गंवा दें। सहमत। निंग ने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की और बड़ी सावधानी से अपनी 6 उत्तर धनुष तलवारें चलाईं। स्वॉश स्वॉश। इंद्रधनुषी सुरंग के अंत में सचमुच एक निकास था। जब वे एक साथ सुरंग से गुजरे तो उन्हें अचानक लगा कि उनके शरीर का आकार नाटकीय रूप से बढ़ रहा है। 10,000 गुना, 10 लाख गुना, 1 अरब गुना। क्या हो रहा है? दोनों हैरान हो गए और एक साथ पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्हें अपने ठीक पीछे एक छेद दिखाई दिया। यह वही छेद था जिससे वे अभी अभी उड़कर बाहर आए थे। जैसे जैसे उनका आकार तेजी से बढ़ रहा था, छेद उसकी तुलना में छोटा होता जा रहा था। ये तो दोनों अचंभित रह गए। उनके पीछे उन्होंने जमीन पर एक विशाल काले काले मानव आकृति को पड़ा देखा। यह आकृति 540,000 मीटर ऊंची थी और उसकी छाती के ऊपर बस कुछ मीटर चौड़ा एक छेद दिखाई दे रहा था। साफ था कि छेद सीधे उसकी छाती से होते हुए उसके शरीर में घुस गया था। जहां तक निंग और नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड का सवाल है, वे अभी अभी इस मानव प्राणी के सीने के घाव से बाहर निकले थे। दोनों जमीन पर गिर पड़े। वे उस गिरी हुई विशाल आकृति को आश्चर्य से घूर रहे थे। वह हम तो इस पूरे समय इसके शरीर के अंदर ही थे। निंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। वे अनगिनत पत्थर के रास्ते जिनसे हम गुजरे, क्या वे उसके शरीर का ही हिस्सा थे? वे ज्वाला दैत्य और पृथ्वी के शैतान और वह शक्तिशाली ग्रह, क्या वे सब भी उसके शरीर का ही हिस्सा थे? नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। रेत का एक कण, एक पूरी दुनिया। ये मानव जैसा प्राणी देखने में मात्र 540,000 मीटर ऊंचा लगता था, लेकिन इसके शरीर के भीतर एक असीम विशाल स्थान था जिसने ज्वाला दैत्यों, पृथ्वी दैत्यों और यहाँ तक कि नश्वर जीवों को भी जन्म दिया। ये सचमुच अविश्वसनीय था। मुझे नहीं लगता कि वह कोई वास्तविक जीवित प्राणी था। वास्तविक जीवित प्राणियों के शरीर में दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन उसके शरीर में तो बस वे अंतहीन पत्थर के रास्ते थे। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि यह कोई कल्टीवेटर है। निंग ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू किया। वे एक विशाल गुफा में थे और वे उसके सिर्फ एक कोने में थे। दोनों गुफा में घूमते हुए उसका निरीक्षण करने लगे। वहां देखो, निंग ने दूर की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर स्तब्ध भाव था। दूर 2 आकृतियां दिखाई दे रही थीं। एक सफेद वस्त्र पहने जमीन पर लेटी हुई थी, बिल्कुल स्थिर। दूसरी कमल मुद्रा में बैठी थी, उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। इन दोनों विशाल आकृतियों से अविश्वसनीय शक्ति, एक हेगेमॉन की शक्ति का आभास निकल रहा था। निंग ने वैकल्पिक ब्रह्मांड के जेनेसिस लेंस में 3 हेगेमॉन की लाशें देखी थीं और अब उसे इस गुफा में 2 और मिलीं। क्या वो? नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने दोनों आकृतियों को घूरा। उसकी नजर तुरंत कमल मुद्रा में शांति से बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड का शरीर थोड़ा कांप उठा और वह बुदबुदाया, एक पूर्वज। ये पूर्वजों में से एक है। पुस्तक 30, अध्याय 32, आतंक स्टाजिया का इतिहास। नाइन डस्ट, तो ये प्राचीन साधकों का पूर्वज है। नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी की बुदबुदाहट सुनकर जी निंग ने कमल मुद्रा में बैठे शांत दिखने वाले व्यक्ति की ओर उत्सुकता से देखा। वह व्यक्ति अपने आप में एक अलग ही दुनिया था और शांति और परोपकार से भरा हुआ था। उसे देखते ही निंग के हृदय में शांति और सुकून का अनुभव हुआ। इसके अलावा उस प्राचीन आकृति ने निंग को एक बहुत ही अजीब सा एहसास दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी ने उसे दिया था। संभवतः ऐसा इस तथ्य के कारण था कि एक ही जाति के सभी सदस्यों में कुछ समानताएं होती थीं। जब निंग पहली बार नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड से मिला था तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक प्राचीन साधक है। हालांकि जब वह उनमें से और लोगों से मिला तो शायद वह उन्हें एक नज़र में पहचान सकेगा। हाँ, ये हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक है। निंडस्ट संप्रदाय का स्वामी श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ा। निंग पीछे पीछे आया और उस आदमी का बारीकी से निरीक्षण किया। वहाँ 2 मृत हेगेमॉन थे।
सफेद वस्त्रधारी हेगेमोन जमीन पर पड़ा था और उसके पास जाते ही निंग को ऐसा लगने लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया विकृत होकर भ्रम में बदल रही हो। सौभाग्य से उसकी आत्मा और मन दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे और यह प्रभाव मृत हेगेमोन के शरीर की उपस्थिति के कारण उत्पन्न एक प्राकृतिक घटना से ज्यादा कुछ नहीं था। परिणामस्वरूप निंग इस प्रभाव को सहन कर सका। तुलनात्मक रूप से कमल मुद्रा में बैठा प्राचीन साधक कहीं अधिक शांत था। जब वे करीब आए तो नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड घुटनों के बल गिर पड़ा और आदरपूर्वक प्रणाम किया। रेडवाटर आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता है पूर्वज। प्राचीन पूर्वज के बगल में एक गहरे लाल रंग का लंबा डंडा था और उससे निकलने वाली आभा ने निंग को चौंका दिया। एक ब्रह्मांड का खजाना। उसने ब्राइट शो साम्राज्य के तलवार महल में टूटी हुई तलवार देखी थी और वैकल्पिक ब्रह्मांड के जेनेसिस लैंड्स में मृत तलवार हेगेमोन की गहरे नीले रंग की महान तलवार भी देखी थी। परिणामस्वरूप वह लगभग तुरंत ही यह पता लगाने में सक्षम हो गया कि इस प्राचीन पूर्वज के बगल में रखा गहरा लाल डंडा भी एक ब्रह्मांड का खजाना था। फुफ। गहरे लाल रंग के लंबे डंडे से अचानक प्रकाश की एक धारा निकली जो एक गंजे काले वस्त्र पहने युवक में बदल गई। सज्जनों, गंजे काले वस्त्रधारी युवक की दृष्टि शांत और शांतिपूर्ण थी, मानो रात के आकाश के सभी तारे उसमें समा गए हों और उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। वरिष्ठ नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने तुरंत विनम्रता से पुकारा। उसकी आंखों में उत्साह का भाव था। ये ब्रह्मांड का खजाना था और वह भी एक लंबी छड़ी। वह खुद लंबी छड़ी इस्तेमाल करता था। वरिष्ठ, निंग ने भी सम्मानपूर्वक पुकारा। ब्रह्मांड का हर एक खजाना सम्मान के योग्य था क्योंकि हर एक खजाना अनंत कष्टों और कठिनाइयों का अनुभव करने के बाद पैदा हुआ था। वे खजानों में सर्वोच्च थे और वे केवल उन्हीं के अधीन होते थे जिन्हें वे सचमुच स्वीकार करते थे, अन्यथा उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। आप इस स्थान पर आने वाले 5वें और 6ठे व्यक्ति हैं, गंजे काले वस्त्र पहने युवक ने शांतिपूर्वक कहा। ये सुनकर निंग मन ही मन दंग रह गया। 5वां और 6ठा। जब वे स्काईविंड के वतन गए थे तब वे चौथे और 5वें थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई और विशेषज्ञ था जो स्काईविंड के घर में घुसे बिना ही यहाँ पहुँच गया था। चूंकि तुम बचकर यहाँ तक पहुँच पाए हो, इसका मतलब है कि तुम दोनों के जीवन में कई सौभाग्यपूर्ण मुलाकातें हुई हैं। मरने से पहले गुरु ने आदेश दिया था कि सभी प्राचीन साधकों को उनसे कुछ पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, बशर्ते वे उनकी कुछ परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाएं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सके तो मैं उसका अनुसरण करने को तैयार हूँ, युवक ने कहा। सारी परीक्षाएं पास कर लीं? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की आंखें चमक उठीं। अगर वह सब पास कर लेता तो उसे ब्रह्मांड का खजाना मिल जाता। पहले तो उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। ये याद रखना चाहिए कि वस्तुतः किसी भी शाश्वत सम्राट के पास ब्रह्मांड का खजाना नहीं था। डाउलॉर्ड्स के पास तो बिल्कुल नहीं। केवल सबसे भाग्यशाली डाउलॉर्ड्स को ही ब्रह्मांड का खजाना पाने का मौका मिलता था। सम्राट वल्चस पहले भी इस जगह पर आए थे। क्या वे परीक्षा में असफल हो गए थे? निंग ने अचानक पूछा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड स्तब्ध रह गया। ओह ठीक है, पैट्रियार्क वल्चस ने स्काईविंड की मातृभूमि में अपना देहमज पूरा कर लिया था। अनंत काल प्राप्त करने के बाद वह एक प्रमुख शक्ति बन गया जो हेगेमन्स के बाद दूसरे स्थान पर था। क्या वह ब्रह्मांड का खजाना भी हासिल करने में असफल रहा था? वल्चस सचमुच यहाँ आया था। वह यहाँ तक पहुँचने वाला एकमात्र शाश्वत सम्राट था और उसने अपने लिए एक पुरस्कार जीता। युवक ने सिर हिलाया। लेकिन परीक्षाओं को पार करने के लिए सिर्फ शक्ति की ही नहीं बल्कि भाग्य की भी जरूरत होती है। वल्चस और मैं तो किस्मत में नहीं थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये परीक्षाएं क्या हैं? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड काफी उत्साहित था। वह इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे इनाम में एक शाश्वत हथियार भी मिल सकता है। तुम्हें बस गुरु के पास जाना है। गुरु उस क्षेत्र में संरचनाएं और प्रतिबंधात्मक मंत्र स्थापित करेंगे। जैसे ही तुम उन्हें सक्रिय करोगे परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, युवक ने कहा। तुम जितना बेहतर प्रदर्शन करोगे उतने ही ज्यादा उपहार जीतोगे। मैं इस सब का निर्णायक रहूंगा। समझ गया। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड तुरंत शांति से बैठे प्राचीन पूर्वज की ओर बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य अवरोध से टकरा गया हो। कुछ आयामी उतार चढ़ाव फैल गए और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर युवक ने निंग की ओर देखा और शांति से कहा, तुम कोई प्राचीन साधक नहीं हो। तुम्हें मेरे गुरु के खजाने में से कुछ भी कमाने की अनुमति नहीं है। निंग ने असहाय भाव से सिर हिलाया। व्यक्तिगत रूप से मैं गैर प्राचीन साधकों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखता, काले वस्त्रधारी युवक ने कहा। हालांकि गुरु के मरते समय के निर्देश थे कि यदि हमारा पक्ष घोर युद्ध जीत जाता है तो उनके खजाने प्राचीन साधकों के लिए और केवल प्राचीन साधकों के लिए ही छोड़ दिए जाएंगे। हालांकि यदि हमारा पक्ष घोर युद्ध हार जाता है तो कोई भी उनके खजाने जीत सकता है, चाहे वे पथभ्रष्ट हों, अराजकता के देवता हों या आप जैसे साधारण साधक हों। निंग हैरान था। डॉन वॉर, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? युवक ने पूछा। मुझे नहीं लगता। निंग ने अपना सिर हिलाया। युवक ने बेपरवाही से सिर हिलाया। यह एक युद्ध था जिसने प्राचीन साधकों की एक जाति के रूप में वास्तविक पतन का कारण बना। बहुत समय पहले प्राचीन साधक आदिम अराजकता से सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने शासन में एकीकृत किया। यहाँ तक कि अराजकता के देव जानवर भी उनके गुलाम बन गए, जबकि सभी पथभ्रष्टों को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। निंग ने सिर हिलाया। उसने इसके बारे में पहले भी सुना था। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और भी ज्यादा साधारण नश्वर प्राणी जन्म लेते गए।
साधारण नश्वर अविश्वसनीय गति से फैलते और फैलते गए और इस तरह वे अकल्पनीय गति से शक्ति प्राप्त करते गए। वे शीघ्र ही एक ऐसी जाति बन गए जो अंतहीन आदिम अराजकता में प्राचीन साधकों के बाद दूसरे स्थान पर थी और अंत में वे वास्तव में प्राचीन साधकों के बराबर हो गए। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दाओ गठबंधन सचमुच बहुत शक्तिशाली था, लेकिन तभी एक विपत्ति घटी। यह विपत्ति बहुत बड़े पैमाने पर घटी। हमारी मातृभूमि और यहाँ तक कि महाअंधकार के सुदूर क्षेत्रों में भी कई शक्तिशाली साधकों को एकजुट होकर इस विपत्ति का मुकाबला करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक क्लेश। निंग आश्चर्यचकित था। देखो, युवक ने दूर झुकी हुई मानव आकृति की ओर इशारा किया। तुम अभी इसके शरीर से बाहर आए हो। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था कि यह आम साधकों से अलग है। निंग ने सिर हिलाया। साधारण साधकों के शरीर में दिव्य शक्ति होनी चाहिए थी। उनके पास पत्थर के रास्ते, ज्वाला दैत्य, पृथ्वी के शैतान और विचित्र ग्रह कैसे हो सकते हैं? ये हमारे दुश्मनों का एक सदस्य था, अपनी प्रजाति का सबसे शक्तिशाली, युवक ने कहा। अगर हम वह युद्ध हार जाते तो हमारा नाश हो जाता। अगर वे हार जाते तो उनका भी नाश हो जाता। यह विनाश का युद्ध था, अस्तित्व की लड़ाई। दोनों पक्ष पागलों की तरह लड़े और हम सबने मिलकर सेनाएं बना लीं। उस समय हमारे पांचों हेजेमोन्स ने उनसे लड़ने के लिए कई शाश्वत सम्राटों की सेना का नेतृत्व किया था। यहाँ तक कि महाअंधकार की गहराई से भी विशेषज्ञ हमें मजबूत करने आए थे और अंत में उस जगह पर एक महान युद्ध लड़ा गया जिसे अब टेरस्टाजिया के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को डॉन युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस समय हम प्राचीनों के पास कुल 3 हेगेमोन थे। दाओ गठबंधन के पास एक हेगेमोन था, जबकि एबरेंस के पास भी एक हेगेमोन था। वे सभी मारे गए। युवक ने आगे कहा, उस युद्ध में अविश्वसनीय संख्या में शक्तिशाली विशेषज्ञों ने भाग लिया था और महाअंधकार के भीतर या बाहर से लगातार सुदृढ़ीकरण का प्रवाह आ रहा था। टेरस्टाजिया के भीतर की लड़ाई बेहद भयानक थी और अंत में मुझे पता चला कि दाओ गठबंधन, प्राचीन और अन्य लोग अपने वतन फिर से बस गए थे। इसका मतलब था कि दुश्मन हार गया था, हम जीत गए थे। उषा युद्ध प्राचीन साधकों के लिए एक गहरा आघात था। उन्होंने अपने तीनों हेजेमोन खो दिए थे। गंजे, काले वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाया और आह भरी। दाओ गठबंधन वास्तव में सबसे तेजी से उभरने वाला था और उनके कई विशेषज्ञ अंततः रोमांच की तलाश में अंतहीन महाअंधकार में चले गए। गुरु को अपने खजाने को तुम्हारे साथ साझा करने के लिए अनिच्छुक होने के लिए दोष मत दो। वह जानते थे कि तुम साधारण साधक उनकी जाति की तुलना में कहीं अधिक तेजी से उभर जाओगे, जब तक तुम पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम प्राचीनों से आगे निकल जाओगे। अपनी जाति की अधिक परवाह करने में उसका थोड़ा स्वार्थ दिखाना सामान्य बात है। निंग ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था मानो अंतहीन प्रदेशों का कोई गुप्त इतिहास रहा हो। कोई आश्चर्य नहीं कि टेरस्टाजिया इतनी डरावनी जगह थी। दरअसल यह महान डॉन युद्ध का स्थल था। तो अंतहीन महान अंधकार में भी कई विशेषज्ञ रहते हैं? निंग ने पूछा। हाँ, बिल्कुल। गंजे, काले वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अनंत महाअंधकार में भटकते हुए युग बिताए हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें वास्तव में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। हालांकि वे हमसे बहुत दूर हैं। भले ही आप यात्रा करते हुए 1 लाख अराजकता चक्र बिताएं, आप उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सामान्यतः केवल शाश्वत सम्राट ही इतने उबे हुए होंगे कि इतनी दूर की यात्रा पर निकल पड़े। ये केवल इसलिए था क्योंकि भोर का युद्ध इतना महत्वपूर्ण था कि हमारे सहयोगी टेरस्टाजिया की ओर दौड़ पड़े, जहां युद्ध होना था। हमारे शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध इतना भयंकर था कि अब भी टेरस्टाजिया अनगिनत खतरों से भरा है। अगर वे सावधान नहीं रहे तो यहाँ हेगेमोन भी नष्ट हो सकते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे डाउनलॉर्ड को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में, हमने अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया और अब सारे इलाके फिर से हमारे हैं। युवक खिलखिलाकर हंसा। आखिरकार डॉन युद्ध में हमारी जीत हुई। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत में प्राचीन साधक अनंत प्रदेशों में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति थे। उनके 3 हेजेमोन थे। अफसोस, वे तीनों युद्ध में मारे गए। भोर युद्ध एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। प्राचीनों और उनके एकीकृत शासन का युग समाप्त हो गया था। दाओ गठबंधन का युग शुरू हो गया था। वरिष्ठ, क्या मुझे बस यहीं खड़े होकर इंतजार करना चाहिए? निंग ने पूछा। हाँ, तुम यहीं रुक सकते हो। यहाँ तुम्हारे लिए वाकई कुछ नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आ पाए क्योंकि तुम एक प्राचीन साधक के साथ थे। युवक ने सिर हिलाया। पुस्तक 30, अध्याय 33, गुफा के भीतर। कुछ भी नहीं। जी निंग को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने सफेद वस्त्रधारी आकृति की ओर देखा। सफेद वस्त्रधारी हेगेमोन का क्या? वह दाओ गठबंधन का हेगेमोन था। गंजे, काले वस्त्र पहने युवक ने कहा। उस महायुद्ध के दौरान वह युद्ध में मारा गया, लेकिन हमारे दुश्मन को भारी चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। मेरे गुरु ने उसके बाद एक घातक प्रहार किया, लेकिन दुश्मन ने मरने से पहले मेरे गुरु को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेरे गुरु के घाव इतने गहरे थे कि उन्हें पता था कि वे बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी विरासत और भविष्य के पूर्वजों के लिए अपनी वसीयत छोड़ दी। जहाँ तक दाओ गठबंधन के हेगेमोन की बात है, तो उसे कोई विरासत छोड़ने का मौका नहीं मिला। युवक ने कहा। जहाँ तक उसके खजाने की बात है, तो मेरे स्वामी ने स्वाभाविक रूप से उन सभी को ले लिया और उन्हें भविष्य के उन पूर्वजों को देने की व्यवस्था की जो उनकी परीक्षाओं में सफल हो सके। निंग ने कुछ बार पलकें झपकाईं। लेकिन वे खजाने दाओ गठबंधन के एक बुजुर्ग के खजाने थे। मैं दाओ गठबंधन का सदस्य हूँ। फिर भी निंग मन ही मन बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सच तो ये है कि वह समझ गया था कि हेगेमोन क्या सोच रहा होगा।
भोर युद्ध समाप्त होते ही प्राचीन साधकों का युग भी समाप्त हो जाएगा और दाओ गठबंधन अनंत प्रदेशों का नया शासक बन जाएगा। स्वाभाविक रूप से उसे प्राचीन जाति के लिए कुछ तैयारियां करनी ही थीं। हम जिस जगह पर हैं वह गुफा जैसी दिखती है, लेकिन असल में यह एक बंद पड़ी संपत्ति है जिसका इस्तेमाल मास्टर कभी अपने दुश्मनों को फंसाने और मारने के लिए करते थे। युवक ने कहा, तुम्हारे लिए इस जगह से अकेले जाना संभव नहीं है। अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। अभी कोई जल्दी नहीं है, निंग ने कहा। यह वो जगह थी जहाँ दो हेगेमॉन्स ने एक दुश्मन से मौत तक की लड़ाई लड़ी थी। स्वाभाविक रूप से उसे इसका निरीक्षण करने में कुछ समय लगाना पड़ा। ओह ठीक है, नाइन डस्ट के मुकदमे खत्म होने में कितना समय लगेगा? निंग ने पूछा। युवक ने धीरे से अपना सिर हिलाया। पता नहीं, अगर वह तेज है तो शायद 1000 साल, अगर वह ज्यादा समय लेता है तो 10 लाख साल भी असंभव नहीं होंगे। गुरु ने सचमुच अपने प्राचीन उत्तराधिकारियों के लिए बहुत सावधानी से तैयारी की थी। मेरे पास कुछ अनुचर हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ छोड़ दूं और उन्हें देखने दूं? निंग ने पूछा। सफेद वस्त्रधारी हेगेमॉन की लाश ने एक शक्तिशाली प्राकृतिक ब्रह्म क्षेत्र उत्पन्न किया। ये सुयुजी के काम आ सकता है। हाँ, युवक ने शांति से कहा, लेकिन अगर वे प्राचीन साधक नहीं हैं तो उनमें से कोई भी मेरे गुरु की कोई भी विरासत हासिल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपको सफेद वस्त्रधारी हेगेमॉन के शव को कोई नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपनी जान दी, इसलिए गुरु ने उनके आसपास के इलाके में मंत्रों का जाल बिछा दिया। अगर आप में से किसी ने भी उनके शव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आपको गुरु के मंत्रों का जवाबी हमला झेलना पड़ेगा। समझ गया? निंग ने सिर हिलाया। एक आखिरी याद, ये गुफा यहाँ लड़े गए युद्ध के कई निशानों से भरी हुई है और ये निशान दाव का ध्यान करने में आपके काम आ सकते हैं। अतीत में यहाँ आने वाले अन्य लोगों ने भी अपने सेवकों को युद्ध के निशानों का निरीक्षण करने के लिए बाहर आने दिया था। जब भी आप जाने के लिए तैयार हो मुझे सूचित कर दें। युवक ने अपनी बात पूरी की, फिर एक प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गया जो पास में रखे गहरे लाल रंग के लंबे डंडे में जा गिरी। गुफा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। निंग ने अपने आसपास का नजारा देखा। यह वो जगह थी जहां दो हेगेमॉन मारे गए थे। निंग को अब भी उम्मीद थी कि शायद यहाँ कोई अच्छी किस्मत उसका इंतजार कर रही होगी। निंग अब गुफा में बिल्कुल अकेला था। नाइन डस्ट खुद को परखने के लिए बाहर गया था, इसलिए निंग के पास धीरे धीरे उस जगह की तलाश करने और ये देखने के अलावा कोई चारा नहीं था कि क्या यहाँ उसके लिए कुछ उपयोगी है। मुझे आश्चर्य है कि ये दुश्मन कहाँ से आया। निंग उस गोमेद मानव सदृश लाश के पास लौट आया जो 540,000 मीटर ऊंची थी। ये वास्तव में दो हेगेमॉन्स को मारने में कामयाब रही। इसकी पूरी लाश शायद एक अनमोल खजाना है, निंग ने सोचा। टूटे हुए ग्रह के केंद्र से निकली सुनहरी रेत के एक छोटे से हिस्से ने निंग की 6 उत्तरधनुष तलवारों को एक जबरदस्त रूपांतरण दिया था। स्काईविंड का ग्रह भी ऐसा ही असाधारण था। निंग ने अनुमान लगाया कि उस लाश के भीतर शायद कुछ और अनोखी चीजें भी होंगी। इधर आओ। निंग ने उंगली हिलाकर लाश को अपनी संपत्ति दुनिया में खींचने की कोशिश की, लेकिन गोमेद जैसी मानव सी लाश वहीं पड़ी रही, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी। जाहिर है निंग जैसा कोई उसे हिला भी नहीं सकता था। रूपांतरित हो जाओ। निंग का शरीर अचानक धुंधला हो गया और वह भी 540,000 मीटर लंबा हो गया। अब वह लाश के बिल्कुल बराबर आकार का था। निंग ने अपने हाथों से लाश को कोहनियों से पकड़ने की कोशिश की। चूंकि लक्ष्य बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए लाश के पास उसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। इधर आओ। लाश की कोहनियों पर हाथ रखे निंग ने उसे ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लाश जरा भी नहीं हिली। निंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आम इंसान हो जो एक विशाल पहाड़ को उठाने की कोशिश कर रहा हो। उसे जरा भी हिलाना नामुमकिन था। एक हेजेमोन की लाश भी इतनी भारी नहीं होनी चाहिए। फिर भी ये बात तो समझ में आती है, मैं उसके शरीर में मौजूद ग्रहों को हिला भी नहीं सकता। मैं पूरी लाश को कैसे हिला पाऊंगा? निंग ने लाश को कई बार हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हिला तक नहीं पाया। आखिरकार उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वह और भी उलझन में पड़ गया। इस मानव सदृश प्राणी की रचना कैसे हुई? क्या ये गोलेम प्रकार का जादुई खजाना था या किसी अजीब अनोखी जाति का हेजेमोन? निंग ने उस मानव सदृश लाश पर काफी देर तक विचार किया। जाहिर है वह एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान खजाना था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या उसे वापस अंदर जाना चाहिए? लेकिन जब वह नाइन डस्ट सेक्ट लॉर्ड के साथ लड़ रहा था तब भी उन्हें लाश से बचने के लिए दाव सील का इस्तेमाल करना पड़ा था। निंग सचमुच वापस अंदर जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इसके अलावा उसे लग रहा था कि शायद वह लाश के अंदर ज्यादा कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। सुनहरी रेत टूटे हुए ग्रह के केंद्र से केवल 2 हेगेमॉन्स के घातक प्रहारों के कारण ही निकली थी, वरना निंग के हाथ इतनी कीमती चीज कैसे लगती? जहां तक निंग को पता था, गोमेद जैसे दिखने वाले मानव शरीर पर सिर्फ छाती पर ही घाव था। उसके शरीर के बाकी हिस्से बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं लग रहे थे। निंग को उससे कुछ खास फायदा होने की संभावना कम ही लग रही थी। पत्थर की दीवारों का क्या? औरों की तरह निंग ने भी मानव रूपी लाश को हटाने की कोशिश छोड़ दी और दीवारों का मुआयना करने लगा। क्या यहाँ कोई खजाना बिखरा पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई होता भी तो शायद बाकी लोग उसे बहुत पहले ही साफ कर चुके होते। निंग ने अपने हाथों से दीवारों पर बचे कुछ निशानों को धीरे से खींचा। हालांकि यह गुफा वास्तव में एक उच्च स्तरीय शाश्वत खजाना थी, लेकिन यह उस प्राचीन युद्ध के निशानों से ढकी हुई थी। उन निशानों से निकलने वाले दाव के उत्सर्जन ने निंग को मदहोश कर दिया। इन निशानों को 3 अलग अलग प्रकार के इरादों में विभाजित किया जा सकता है।
ऐसा लगता है कि ये दो हेगेमॉन और मानव सदृश लाश से संबंधित हैं, निंग ने सोचा। एक प्रकार का इरादा अत्यधिक प्रभावशाली, विस्मयकारी, उज्ज्वल इरादा था। दूसरा उद्देश्य पानी की एक भयंकर, अंतहीन बाढ़ का था। तीसरा एक भयावह धात्विक इच्छा का था। आभा के संदर्भ में धात्विक इच्छा वास्तव में अन्य दो इच्छाओं से थोड़ी कमजोर थी। चमकदार रोशनी का आशय श्वेत वस्त्रधारी हेगेमॉन से था। पानी का आशय प्राचीन पूर्वज से था। निम जल्दी से यह पता लगा पाया कि कौन किसका था, क्योंकि दोनों हेगेमॉन शवों से भी शक्ति और उपस्थिति की तरंगें निकल रही थीं। तो इसका मतलब है कि गोमेद मानव जैसा शव उस धात्विक इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। तो वास्तव में उसका अपना एक दाव था, और उसका अपना दाव हेगेमॉन के दाव से कमतर था। निंग इन सब बातों से काफी चकित था। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में 4 आकृतियां प्रकट हुईं। वे थे सू यूजी, पिलसिंट, डाउलॉर्ड नाया और डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लिम। निंग द्वारा डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लिम को पकड़ लेने के बाद उस व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से समर्पण कर दिया और निंग की सेवा करने का निर्णय लिया। गुरुजी, चारों ने जल्दी से निंग को आदरपूर्वक पुकारा और उत्सुकता से अपने आसपास का नजारा देखा। उन्होंने उस मानव सदृश लाश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूर पड़ी 2 हेगेमॉन लाशों ने उन सभी को स्तब्ध कर दिया। क्या ये चारों को इस पर यकीन ही नहीं हुआ? ये 2 हेगेमॉन की लाशें हैं, निंग ने पुष्टि की। वहां बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो। मैं 9 डस्ट सेक्लॉर्ड के साथ इस जगह पर आया था, लेकिन मुझे इससे कोई विरासत नहीं मिलेगी। गुफा की दीवारों पर कुछ युद्ध के निशान हैं जिनकी तुम जांच कर सकते हो और जो तुम्हें दाव को समझने में मददगार हो सकते हैं। यूजी, तुम सफेद वस्त्रधारी हेगेमॉन के जितना करीब जाओगे, उसके चारों ओर का ब्रह्म क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। ये तुम्हारे काम आ सकता है। चारों एकदम स्तब्ध थे, लेकिन निंग के निर्देश सुनकर वे तुरंत शांत हो गए। निंग उन चारों पर पूरा भरोसा करता था, क्योंकि उन सभी ने उसके साथ जीवन भर की कस्में खाई थीं। जाओ, निंग ने निर्देश दिया। सही, हेगेमॉन्स द्वारा छोड़े गए युद्ध के निशान। वे सभी गुफा की खोजबीन और दीवारों का निरीक्षण करने लगे। निंग ने भी गुफा की दीवारों को देखने के लिए अपना सिर उठाया और हेगेमॉन्स के दाव को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की। हालांकि यह तलवार का दाव नहीं था, फिर भी सभी दाव में कुछ समानताएं थीं। उदाहरण के लिए, दाव लॉर्ड ऑलगॉट को सभी प्रकार के दाव का प्रशिक्षण लेने में आनंद आता था। उसने तलवार के दाव का भी प्रशिक्षण लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी दाव के पास आपको प्रेरित और प्रबुद्ध करने का अवसर था। निंग किसी भी तरह से किसी हेगेमॉन्स के दाव का विश्लेषण करने का अवसर नहीं चुकाना चाहता था, और इस तरह निंग और उसके 4 अनुचर गुफा के भीतर प्रशिक्षण और ध्यान करने लगे। सू यूजी ने अग्नि के दाव का प्रशिक्षण लिया था, जबकि श्वेत वस्त्रधारी हेगेमॉन प्रकाश के दाव का गुरु था। लेकिन दोनों ही दाव ब्रह्म के लिए अत्यधिक उपयुक्त थे। ब्रह्म पर महारत केवल हृदय बल साधकों तक ही सीमित नहीं थी। अविश्वसनीय, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। दीप्ति, स्वतंत्र इच्छा, ब्रह्म इतने अविश्वसनीय स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं? सू यूजी ने जो पाया उससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह फेशियन द एक्सल्टेड की उत्तराधिकारी थी और ब्रह्म और आकर्षण की कला की सच्ची उस्ताद थी। हालांकि वह इस हेगेमॉन की बराबरी करने के आसपास भी नहीं थी। सफेद वस्त्रधारी हेगेमॉन की लाश से उत्पन्न मात्र भ्रमात्मक लहरों ने उसे अवर्णनीय विस्मय से भर दिया। गुरु, जल्दी से यहाँ आइए। 5 महीने ध्यान करने के बाद सू यूजी ने निंग को पुकारना शुरू किया। अरे! निंग कमल मुद्रा में बैठा गुफा की दीवारों को घूर रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर सू यूजी की ओर देखा। पुस्तक 30, अध्याय 34, सर्वव्यापी क्लेश। गुफा पूरी तरह से शांत थी। जी निंग और बाकी 3 अनुचर दीवार पर लगे निशानों में छिपे दाव के गहन रहस्यों में पूरी तरह डूबे हुए थे। सू यूजी की अचानक चीख सुनकर चारों चौंक गए और वे उसकी ओर देखने लगे। जब वह निंग की ओर दौड़ी, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। क्या बात है, यूजी? निंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी ओर चलने लगा। सफेद वस्त्रधारी हेगेमॉन तो बिल्कुल अद्भुत था। वह तो बस। सू यूजी इतनी उत्साहित थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। गुरुजी, आपको इसे खुद आजमाना होगा। बेशक, वह अद्भुत था। वह एक हेगेमॉन था। निंग ने उसकी ओर देखा। जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो मुझे उसके चारों ओर ब्रह्म का क्षेत्र महसूस हुआ। इसीलिए मैंने तुम्हें उसके पास जाकर ध्यान करने के लिए कहा था। ऐसा नहीं है? सू यूजी ने बार बार अपना सिर हिलाया। गुरुजी, आप शायद हेगेमॉन के शरीर के ज्यादा पास नहीं गए थे, है ना? नहीं। निंग ने सिर हिलाया। जैसे ही उसे लगा कि ब्रह्म का क्षेत्र उसे प्रभावित करने लगा है, उसने तुरंत उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखने का फैसला किया। गुरु, अगर आप और पास जाते तो आपको खुद ही पता चल जाता। सू यूजी ने जल्दी से कहा। आप जितने पास होंगे, ये ब्रह्म उतने ही अद्भुत होंगे। मेरे गुरु, फेशियन द एक्सल्टेड, आकर्षण और नियंत्रण की कलाओं में निपुण थे और वे ब्रह्म की कला में भी अविश्वसनीय रूप से कुशल थे। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म पर महारत की पराकाष्ठा क्या है? शीर्ष। निंग ने भौहें चढ़ाईं। ब्रह्मों का शिखर वास्तविकता है। सू यूजी की आंखें उत्साह से भर गईं। सिर्फ एक विचार से आप ऐसे ब्रह्म पैदा कर सकते हैं जो वास्तविकता जितने ही वास्तविक हों। ये ब्रह्मों पर महारत की चरम सीमा को दर्शाता है, एक ऐसा स्तर जिस पर ज्यादातर शाश्वत सम्राट भी ब्रह्मों को वास्तविकता से अलग नहीं कर पाएंगे और इस तरह आसानी से स्वप्न में ही मर जाएंगे। मुझे यकीन है कि इस सफेद वस्त्रधारी हेगेमॉन की ब्रह्मों पर महारत इसी स्तर तक पहुंच गई होगी। निंग का चेहरा जरा पीला पड़ गया। ब्रह्मों का शिखर हकीकत है। अगर तुम ब्रह्मों को हकीकत से अलग भी नहीं कर सकते तो तुम्हारा नाश होना वाकई आसान है। मैं जितना उसके करीब गया, ब्रह्म उतने ही वास्तविक होते गए, सू यूजी ने कहा।
हालांकि यह हेगेमॉन बहुत पहले मर चुका है और ये भ्रम उसकी लाश से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जब वह जीवित था तो भ्रमों पर उसकी महारत कितनी भयानक रही होगी। मैं काफी कमजोर हूँ, इसलिए मैं उसके ज्यादा करीब नहीं जा पाया। आप मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, गुरु। मुझे यकीन है कि एक बार जब आप उसके करीब जाएंगे तो आपको खुद ही उन भ्रमों का अनुभव होगा जो वास्तविकता जितने ही वास्तविक हैं। चूंकि हेगेमॉन पहले ही मर चुका है, इसलिए ये भ्रम आपके लिए ज्यादा खतरा साबित नहीं होने चाहिए। मास्टर, आपको स्वयं जाकर इसका परीक्षण करना होगा। सु यूजी ने उत्सुकता से निंग की ओर देखा। हकीकत है ना? निंग को भी कुछ जिज्ञासा हुई। जब आप इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर लें तो आपको मुझे इसका वर्णन करना होगा। मुझे लगता है कि भ्रमों पर मेरी महारत मेरे अपने गुरु महानतम फिक्सियन के लगभग बराबर है। अगर मैं इस क्षेत्र में उनसे आगे निकल जाऊं तो यह अविश्वसनीय होगा। सु यूजी ने आह भरी। शुक्र है कि ये भ्रम लोगों पर हमला नहीं कर सकते। आमतौर पर भ्रम पर भरोसा करने वाले विशेषज्ञ अपने विरोधियों को भ्रमित करने और फंसाने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, फिर उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए प्राणघातक प्रहार करते थे। हालांकि सफेद वस्त्रधारी हेगेमॉन मर चुका था। उसके भ्रम उन्हें भ्रमित और फंसा तो सकते थे, लेकिन उन्हें मारने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार हेगेमॉन खुद मर चुका था। मैं कोशिश करूंगा। निंग सफेद वस्त्र पहने हेगेमॉन की ओर चला गया। जैसे जैसे निंग श्वेत वस्त्रधारी हेगेमॉन के करीब आता गया, भ्रम धीरे धीरे उसके मन में भरने लगे। वास्तविकता धीरे धीरे लुप्त होने लगी और उसकी जगह भ्रम ने ले ली जो निंग के मन में रिसने लगे। हालांकि निंग की नील पुष्प धुंध ऊर्जा दूसरे चरण के डाउनलोड बनने के बाद और भी शुद्ध हो गई थी, जिसका अर्थ था कि उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से चौथे चरण के अधिकांश डाउनलोड्स की तुलना में ऊंचे स्तर पर थी। चूंकि उसकी हृदय शक्ति छठे चरण के कगार पर थी, वह वास्तव में भ्रमों का प्रतिरोध करने में काफी कुशल था। प्रभावशाली। निंग आगे बढ़ता रहा। उसके आसपास की वास्तविकता धुंधली पड़ने लगी थी, जबकि भ्रम और भी ज्यादा वास्तविक होते जा रहे थे। उसके बगल में चकाचौंध करने वाली औरतें, दुर्लभ जादुई खजाने और दुष्ट राक्षस दिखाई दे रहे थे। मैं अब यह नहीं बता सकता कि क्या असली है और क्या नहीं। निंग का दिमाग साफ था, लेकिन उसे अब भ्रमों में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। अब वह पूरी तरह से भ्रामक छवियों से घिरा हुआ था और मोहक सुंदरियों का एक समूह उसकी ओर शराब और खाने की थालियां लिए आ रहा था। टूट जाओ। निंग का दाव हृदय ऐसी चीजों से नहीं हिल सकता था, इसलिए उसने अपने आसपास के भ्रमों को बलपूर्वक दूर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वह श्वेत वस्त्रधारी हेगेमॉन की लाश की ओर बढ़ता गया, भ्रम एक बार फिर उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। इस बार वे और भी ज्यादा लगातार और व्यापक थे। अगर मैं सचमुच जिंदगी मौत की लड़ाई में होता तो इस स्तर के भ्रम मुझे कुछ देर के लिए प्रभावित कर पाते, और उस क्षण भर में शायद मैं मारा भी जाऊंगा। निंग मन ही मन हैरान था। कितने भयानक भ्रम। शुक्र है कि सफेद वस्त्रधारी हेगेमॉन पहले ही मर चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भ्रम उसे कितनी देर तक फंसाए रख पाते। बस यही मायने रखता था कि अगर उसे पर्याप्त समय मिले तो वह उनसे अभी भी जाग सकता था। मास्टर हमेशा की तरह प्रभावशाली हैं। सु यूजी ने निंग को सफेद वस्त्र पहने हेगेमॉन की लाश की ओर बढ़ते देखा। वह उसकी प्रगति से उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। वह सचमुच अद्भुत है। वह मुझसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया है और हेगेमॉन की लाश के बहुत करीब है। मैं अपनी सीमा बहुत पहले ही पहुंच चुकी हूँ। अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती तो मेरी इच्छा शक्ति और मन दोनों धुंधले हो जाते। सु यूजी अच्छी तरह जानती थी कि निष्क्रिय भ्रमों से घिरी होने पर वह खुद को उनके जाल में फंसा सकती है, लेकिन उसकी आत्मा और मन को न्यूनतम स्तर की स्पष्टता बनाए रखनी होगी। अगर वह ऐसा भी नहीं कर पाती तो वह धीरे धीरे भूल जाती कि वह कौन है और हमेशा के लिए एक मायावी दुनिया में फंस जाती जिससे वह कभी नहीं निकल पाती। निंग के लिए भी भ्रम का विरोध करना कठिन होता जा रहा था। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। निंग को इस बार जबरदस्ती भ्रम दूर करने में पूरे 2 सेकंड लग गए। उसकी आंखों में एक स्तब्ध भाव था। ये बेहद डरावना था। पूरे 2 सेकंड। उसके स्तर की लड़ाई में तो वह अब तक अनगिनत बार मर चुका होता। मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये भ्रम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। निंग का दाव हृदय अप्रभावित रहा और उसकी आत्मा और मन बिल्कुल निर्मल रहे। हालांकि उसे भ्रमों से मुक्त होना कठिन होता जा रहा था, फिर भी वह जानता था कि वह त्रिलोक का जीनिंग है। जब तक उसका मन स्थिर था वह आगे बढ़ता रह सकता था। जैसे ही उसे लगता कि उसका मन भटकने लगा है, वह तुरंत पीछे हटने लगता। धमाका। जैसे ही निंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया, आसपास के भ्रम अचानक फूट पड़े और बदल गए। वह जिस दुनिया में था वह चहचहाते पक्षियों और सुगंधित फूलों की दुनिया थी। वह एक खूबसूरत पहाड़ी घाटी के बीच बसे एक गांव में था। जंगल में कुछ ग्रामीण रहते थे और निंग एक साधारण गांव का युवक था जो लकड़हारा बनकर अपना गुजारा करता था। ये भ्रम। निंग ने खुरदुरे कपड़े पहने हुए थे और उसके कंधे पर लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। वह हैरान परेशान अपने आसपास का नजारा देख रहा था। दूर पानी की एक धारा बह रही थी जो साफ और ताजा लग रही थी, जिसमें कुछ छोटी मछलियां तैर रही थीं। वह हर एक शल्क को बिल्कुल साफ देख पा रहा था। उसके बगल में एक बांस का डंठल था जिससे एक सौंधी खुशबू आ रही थी। उसके पैरों के नीचे जंगली घास का एक टुकड़ा था जो चमकती हुई रत्न जैसी ओस से ढका हुआ था। एरबाओ एरबाओ। दूर से एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। माँ मुझे बुला रही हैं। यह विचार अचानक निंग के मन में आया। ये भ्रम बिल्कुल भयानक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक नए जीवन और एक नई दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका हूँ। निंग दंग रह गया। सब कुछ बिल्कुल असली सा लग रहा है। गांव वालों की मुस्कान, मछलियों की हरकतें, प्राकृतिक दुनिया का आभा मंडल।
सब कुछ बिल्कुल असली सा लग रहा है। ये सचमुच एक असली दुनिया जैसा लग रहा था। मेरे लिए ब्रेक। निंग की इच्छा शक्ति जोर से दहाड़ रही थी। धमाका। मायावी दुनिया एक पल के लिए कांप उठी। दूर खड़ी औरत, गांव वाले, यहाँ तक कि गांव के कुत्ते भी एक पल के लिए टेढ़े मेढ़े हो गए। मैंने कहा था तोड़ो। निंग की इच्छा शक्ति फिर से चिल्लाई। तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। निंग की इच्छा शक्ति लगातार जोर जोर से चिल्लाती रही। वह अब भी स्पष्ट सोच वाला था। हालांकि उसकी इच्छा शक्ति इस मायावी दुनिया से बंधी और विवश थी, फिर भी निंग में आजादी पाने के लिए संघर्ष करने की शक्ति थी। गड़गड़ाहट। अंततः ये भ्रामक दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। मुझे भागने में पूरे 18 सेकंड लग गए। निंग स्तब्ध रह गया। वह भ्रमों का प्रतिरोध करने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, यहाँ तक कि कुलीन डाउनलॉर्ड्स के बीच भी, लेकिन फिर भी वह लगभग 20 सेकंड तक फंसा रहा। फिर भी वह मुक्त हो गया। ये हेगेमॉन सचमुच भयानक था। एक और कदम। निंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया। क्या मैं अंत तक पहुंच गया हूँ? निंग आगे बढ़ता रहा और पाया कि भ्रमों की शक्ति बढ़ना बंद हो गई थी। वह कितना भी आगे बढ़े, शक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। अब तक निंग सफेद वेस्टधारी हेगेमॉन की लाश से 3 मीटर से भी कम दूरी पर था। एक दल ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन भ्रमों की शक्ति में जरा भी वृद्धि नहीं हुई। मास्टर, क्या आप हेगेमॉन की लाश तक पहुंचने में कामयाब रहे? दूर खड़ी सू यूजी काफी उत्साहित थी। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। मैं थोड़ी देर ध्यान करूंगा। मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया। सू यूजी ने सिर हिलाया। निंग के लिए हालात अब भी काफी मुश्किल थे, क्योंकि उसे बार बार भ्रमों में फंसाया जा रहा था और बार बार उनसे आजाद होने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये भ्रम तो हेगेमॉन की लाश ने ही पैदा किए थे। अगर वह जिंदा होता तो उसके भ्रम कितने भयानक होते। और ये भ्रम वाकई अद्भुत हैं। मुझे इनमें जरा भी कोई कमी नजर नहीं आती। ये बिल्कुल हकीकत जैसे ही लगते हैं। खुशकिस्मती से मेरी आत्मा इतनी मजबूत है कि मैं थोड़ी बहुत स्पष्टता बनाए रख सकता हूँ। निंग कमल मुद्रा में बैठ गया। अब वह भ्रमों से नहीं लड़ रहा था और न ही खुद को उस मायावी दुनिया में बहने दे रहा था। हर बार जब मैं इस भ्रम में प्रवेश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पुनर्जन्म किसी नई दुनिया में हुआ हो। मुझे भ्रमों में कोई दोष नजर नहीं आता और मुझे खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह मेरे ताऊ हृदय को संयमित करने और मेरे मन को मजबूत करने का एक अच्छा तरीका है। शायद ये हृदय बल के छठे चरण तक पहुंचने में मेरी मदद करेगा। निंग को यह अंदाजा नहीं था कि इस सफेद वस्त्रधारी हेगेमॉन ने प्रकाश के दाव पर अपनी सर्वोच्च महारत का इस्तेमाल अपनी तकनीक सर्वविश्व क्लेश विकसित करने के लिए किया था और फिर उसका इस्तेमाल अपने लिए अनंत काल हासिल करने के लिए किया था। जैसे ही वह शाश्वत स्तर पर पहुंचा, वह एक हेगेमॉन बन गया। एक दावलॉर्ड के रूप में वह एक भयानक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने 2 सर्वोच्च दाव को एक साथ मिला दिया था। अंततः अपने परम दाव सर्वविश्व क्लेश पर महारत हासिल करने के बाद वह सचमुच एक भयानक हेगेमॉन बन गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका शाश्वत शरीर स्वाभाविक रूप से उसके सर्वव्यापी क्लेश की कुछ शक्ति और आभा को अपने भीतर समेटे रहा। जब वह जीवित था तो उसके शरीर से निकलने वाले प्राकृतिक भ्रमों ने निंग को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया होगा। वह खुद को भूल गया होगा, हमेशा के लिए भ्रमों में खो गया होगा। उसकी लाश में बची हुई शक्ति उस हेगेमॉन की वास्तविक शक्ति के एक छोटे से अंश से अधिक कुछ नहीं थी। पुस्तक 30, अध्याय 35, हृदय बल, चरण 6, विश्व। निंग पूरी तरह से ऑलवर्ल्ड क्लेश के भ्रम में लीन थी। निंग एक मछुआरे का बेटा बन गया। बचपन में वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। अंततः उसे एक अमीर आदमी की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन उसका परिवार उसे नीची नजरों से देखता था। एक समुद्री यात्रा के दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप निंग को अकेले ही समुद्र पार करना पड़ा। धीरे धीरे चतुर निंग ने मछलियां पकड़ने के और भी कई गुर सीख लिए। उसने धीरे धीरे बहुत सारा धन इकट्ठा किया, फिर अपने लिए एक बड़ा जहाज खरीद लिया। जैसे जैसे उसके मछली पकड़ने के कौशल में सुधार होता गया, वह मछुआरों के बीच एक किंवदंती बन गया। अंततः उसके बेड़े में 100 से ज्यादा पाल हो गए और उस अमीर लड़की का परिवार वास्तव में उससे अपनी गलती सुधारने आया। ये साधना विहीन दुनिया थी। उनका जीवन एक साधारण जीवन था और इसकी शुरुआत एक युवा के रूप में हुई थी, जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, अपने मध्य वर्षों में एक विशाल व्यक्तित्व बन गया और अपने अंतिम वर्षों में एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और स्थिर कुल का मुखिया बन गया। निंग एक बेजोड़ तलवारबाज बन गया। उसकी तलवार दुनिया की नंबर 1 तलवार थी और उसकी रफ्तार सबकी कल्पनाओं से भी परे थी। वह समुद्र में अपने भटकते हुए रोमांच से इसलिए लौटा था क्योंकि वह अपने जन्मदाता माता पिता को ढूंढना चाहता था। जीवन भर अपने साथ रखे एक पदक की बदौलत आखिरकार उसे अपने माता पिता मिल ही गए। जब वह छोटा था तो दुश्मनों के एक समूह ने उनका पीछा किया था और इसलिए उन्हें एक अमीर परिवार के दरवाजे के सामने उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आखिरकार उसके माता पिता को छिपने की जगह मिल ही गई। उन्होंने चुपचाप तब तक प्रशिक्षण लिया जब तक वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नहीं हो गए। उन्होंने अपने दुश्मनों को मार डाला, फिर एक पहाड़ी विला बसाया और उनके कई और बच्चे और यहाँ तक कि नाती पोते भी हुए। और ठीक इसी क्षण निंग भी अंततः उनके पास वापस आ गई। निंग एक चिकित्सक के प्रशिक्षु बन गए और चिकित्सा के क्षेत्र में अपने गुरु का पूरी लगन से अनुसरण किया। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया और अंततः चिकित्सक की बेटी ने उनसे विवाह कर लिया। चिकित्सा में उनकी कुशलता अंततः उनके गुरु से भी आगे निकल गई और उनकी प्रसिद्धि और ख्याति शीघ्र ही पूरी दुनिया में फैल गई।
हालांकि उन्हें कभी कभी असफलता का सामना करना पड़ा और अन्य चिकित्सकों ने कभी कभी उनकी निंदा की, फिर भी दुनिया में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता ही गया। निंग एक शैतान था, एक सच्चा दानव। उसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया पर राज करना और उसके सभी निवासियों को अपने चरणों में नतमस्तक करना था। सभी संप्रदायों को उसके सामने झुकना पड़ता था और जो इनकार करते थे वे नष्ट हो जाते थे। दुष्ट निंग ने अपना संगठन स्थापित किया और उसके क्षेत्र में वह सबका स्वामी बन गया। कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता था। धीरे धीरे उसका प्रभाव क्षेत्र फैलने लगा और उसने आसपास के विभिन्न संप्रदायों का सफाया कर दिया। उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ती गई और उसकी शक्ति भी। वह संसार के असंख्य दुष्टों के बीच निर्विवाद अधिपति बन गया और अंतिम युद्ध में उसने धर्मपथ के 3 महागुरुओं का वध कर दिया। उस दिन से सारा संसार उसकी राक्षसी निरंकुश शक्ति के अधीन हो गया। किसी ने भी उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। एक के बाद एक जिंदगी। हर बार निंग ने एक शानदार जिंदगी जी, यहाँ तक कि जब वह एक राक्षसी तानाशाह या दुष्ट बन जाता तब भी वह एक अजेय व्यक्ति बन जाता। शैतानों का एक ऐसा सरदार जिसे कोई हिला नहीं सकता था। धर्म का मार्ग, कुमार्ग, एक साधारण मनुष्य, एक ग्रामीण कुलीन, एक लुटेरा सरदार, एक साधारण संप्रदाय का किसान जो वास्तव में अपने संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ था, एक प्रतिभाशाली विद्वान जिसने शाही परीक्षाएं जीती और जिसे जुआन युआन की उपाधि दी गई, एक बदकिस्मत विद्वान जिसका सामना एक लोमड़ी परी आत्मा से हुआ। प्रत्येक मायावी जीवन पुनर्जन्म के एक रूप जैसा था। वास्तव में सभी मायावी दुनियाएं निंग की अपनी स्मृतियों के आधार पर सर्वलोक क्लेश द्वारा निर्मित की गई थीं। उदाहरण के लिए जुआन युआन बनना त्रिलोक में पृथ्वी की दुनिया के लिए विशिष्ट था। चूंकि ये सभी दुनियाएं निंग की अपनी स्मृतियों के आधार पर निर्मित थीं, इसलिए ये सभी निंग को बहुत सहज और परिचित लगती थीं, जिससे उसके लिए उनमें गहराई से उतरना आसान हो गया। ये सब कितना वास्तविक था, बहुत वास्तविक। न केवल ये पुनर्जन्म जैसा था, बल्कि यह उसके दाव हृदय और उसकी इच्छाशक्ति को भी मंद कर रहा था। एक साधारण संसारी दाव लॉर्ड का मन अनंत भ्रमों से बहुत पहले ही धुंधला हो गया होता और वे भूल गए होते कि वे कौन हैं और हमेशा के लिए भ्रमों में फंस गए होते। अगर निंग त्रिलोक छोड़ने के तुरंत बाद यहाँ आ गया होता तो भी वह इसका सामना नहीं कर पाता। हालांकि उसकी इच्छाशक्ति और उसकी आत्मा को पहले से भी अधिक अडिग रहने के लिए ढाला गया था। वह हमेशा कम से कम थोड़ी बहुत स्पष्टता बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि ये मायावी दुनियाएं बहुत वास्तविक थीं और उनमें प्रेम और घृणा, परिवार, महत्वाकांक्षा और पागलपन दोनों ही मौजूद थे। निंग हमेशा खुद को इनसे दूर रखने में सक्षम था। वह इन भ्रमों से मोहित या भटका नहीं था और उसकी आत्मा और उसकी इच्छाशक्ति तटस्थ भाव से ये सब होते हुए देख रही थी। फ्लेम फेयरी मास्टर ने उन भ्रमों में बहुत ज्यादा समय बिताया है। लगभग 1 लाख साल हो गए हैं। आप पहले ही तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड बन चुके हैं, लेकिन वह अभी भी भ्रम में है। पिलसेंट और सू यूजी गुफा के भीतर एक दूसरे के बगल में थे। सफेद वस्त्र पहने हेगेमॉन की लाश और अभी भी बैठे निंग को घूर रहे थे। सू यूजी ने निंग की ओर देखा। मास्टर हेगेमॉन की लाश तक पहुंचने में कामयाब रहे। जाहिर है ये भ्रम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर सचमुच कुछ गड़बड़ लगी तो मैं वहां जाकर उन्हें बाहर निकाल दूंगा। सू यूजी भी आगे निकल गई थी। शुरुआत में उसका मार्ग आकर्षण और भ्रम के दाव का था और श्वेत वस्त्रधारी हेगेमॉन की भ्रम पर महारत ने उसे सचमुच नई अंतर्दृष्टि और बोध प्रदान किए थे। उसने उत्कृष्ट फिक्सियन की विरासत की गहरी समझ हासिल कर ली थी और इस प्रकार उसकी प्रगति की गति तेजी से बढ़ने लगी। एक अस्थायी त्वरण खजाने की बदौलत वह अंततः लगभग 1 करोड़ त्वरित वर्षों के बाद तीसरे चरण की दावलॉर्ड बनने में सफल रही। यदि उसे श्वेत वस्त्रधारी हेगेमॉन के भ्रमों से प्राप्त अंतर्दृष्टि न मिली होती तो संभवतः उसे ये सफलता प्राप्त करने में 10 गुना अधिक समय लगता। पिलसेंट द्वितीय चरण का डाउनलॉर्ड बना रहा। गुफा की दीवारों पर युद्ध के निशान उसके लिए बहुत सीमित लाभ के थे। उसकी अंतर्दृष्टि का स्तर काफी कम था और इसलिए एक हेगेमॉन के दाव का उद्देश्य उसके लिए लगभग अबूझ था। जहां तक डाउनलॉर्ड नाया और डाउनलॉर्ड ब्रूटफ्लेम की बात है, वे दोनों चौथे चरण के डाउनलॉर्ड थे। दोनों ने उन आधिपत्यवादी युद्ध चिन्हों का गहन अध्ययन जारी रखा क्योंकि वे उनके लिए बहुत उपयोगी थे। तीसरे चरण का डाउनलॉर्ड बनने के बाद मेरी आत्मा की शक्ति लगातार बढ़ती गई है। भ्रम की कला में मेरी महारत को देखते हुए मैं हेगेमॉन की लाश द्वारा छोड़ी गई शेष ऊर्जा का प्रतिरोध करने में कमोबेश सक्षम हो जाऊंगा। सू यूजी ने कहा। पिलसेंट की भौहें अचानक ऊपर उठ गईं। मास्टर, सू यूजी भी चौंक गई। दूर बैठे निंग से अचानक एक अजीब सी आभा फूट पड़ी, मानो किसी चीज ने अभी अभी जन्म लिया हो। एक के बाद एक जिंदगी। उसने खुद को हर जिंदगी में झोंक दिया, प्यार और नफरत, जिंदगी और मौत का अनुभव किया। हर जिंदगी अद्भुत थी क्योंकि भ्रम निंग को पूरी तरह से उस दुनिया में खींचकर उसके झूठ में डुबाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हर बार निंग खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता था। पलक झपकते ही हजारों दुनियाएं और जन्म बीत गए थे। गुरुदेव, मैं नश्वर संसार की लाल धूल से ऊब गया हूँ। मैं स्वयं को सन्यासी जीवन के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें। एक श्वेत वस्त्रधारी युवक एक मठ में एक वृद्ध सन्यासी के सामने घुटनों के बल बैठा था। लेकिन ठीक इसी क्षण गड़गड़ाहट, अचानक पूरी दुनिया हिलने लगी। सफेद वस्त्रधारी युवक कुछ देर के लिए चौंका। वह खड़ा हुआ और अपने आसपास का नजारा देखा। उसने बूढ़े साधु को देखा, फिर अपने आसपास के पहाड़ों को। मानो पूरी दुनिया उसकी नजरों में थी। श्वेत वस्त्रधारी युवक ने कहा, पुनर्जन्म के इस अंतहीन चक्र को समाप्त करने का समय आ गया है।
गड़गड़ाहट, पूरी दुनिया बिखर गई। ब्रह्म पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। निंग के सामने की दुनिया एक बार फिर साफ हो गई। वह अभी भी गुफा के भीतर कमल मुद्रा में बैठा था और उससे लगभग 30 मीटर आगे सफेद वस्त्रधारी हेगेमोन का शव पड़ा था। हालांकि ब्रह्म की शक्ति पहले जैसी ही प्रबल थी, फिर भी वे अब उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके मन के भीतर चेतना के सागर में अभी अभी एक मौलिक परिवर्तन हुआ था। बूम! हृदय शक्ति की एक शक्तिशाली ज्वारीय लहर फूट पड़ी, जिसने वास्तविकता को अपने जल में भिगो दिया। वास्तविकता और भ्रम आपस में गुंथकर प्रकाश के एक बिंदु में समा गए। प्रकाश का ये बिंदु लगभग उस विश्व हृदय जैसा था जिससे हर एक अराजकता जगत का जन्म हुआ था। प्रकाश का वह बिंदु बढ़ने लगा और ऐसा लगा जैसे उसमें हजारों ग्रह समाहित हों। एक गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ उसके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड प्रकट होने लगा और एक नई दुनिया बस गई। यह उसका हृदय लोक था। हार्ट फोर्स चरण 6 विश्व। निंग का मन और हृदय बहुत पहले ही इस स्तर की दहलीज पर पहुंच चुके थे। उसे बस कुछ और अनुभव और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी और वह अपनी सफलता प्राप्त कर लेता। अगर यह घटना न होती तो उसे अंततः अपनी सफलता प्राप्त करने से पहले शायद और भी बहुत कुछ अनुभव करना पड़ता और भी दुनियाएं देखनी पड़ती। हालांकि सर्वलोक क्लेश के अंतहीन मायावी संसारों ने उसे अंततः वास्तविकता की प्रकृति को समझने में सक्षम बनाया। उसकी हृदय शक्ति उस अंतिम बाधा को पार कर गई जिससे वह छठे चरण तक पहुंच सका। उसने अंततः अपना स्वयं का हृदय लोक स्थापित किया, एक ऐसा संसार जहां ब्रह्म और वास्तविकता का मिलन होता था। हार्टफोर्स कल्टिवेटर्स के लिए हार्टवेल्ट का वही महत्व था जो कि रिफाइनर्स के लिए जिंदन कैओस रीजन का था। अगर आप एक हार्टवेल्ट स्थापित कर पाते तभी आपको एक सच्चा हार्टफोर्स कल्टिवेटर माना जाता। सच्चे हृदय बल साधक अविश्वसनीय रूप से कम थे। निंग ने 3 लोकों में जो अनुभव प्राप्त किए थे उन्होंने उसे अद्भुत मानसिक दृढ़ता प्रदान की थी और उसकी समझ का स्तर हमेशा अविश्वसनीय रूप से ऊंचा रहा था। लेकिन अंततः अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए उसे अखिल विश्व क्लेश की आवश्यकता थी। आज से मैं एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर हूँ कि रिफाइनर अमर ऊर्जा का प्रशिक्षण लेते हैं। वे गुप्त कलाओं और जादुई खजानों में कुशल होते हैं। दुष्टदेव अपने दिव्य शरीर में प्रशिक्षण लेते हैं। वे दिव्य क्षमताओं और निकट युद्ध में हथियारों के प्रयोग में कुशल होते हैं। हृदय शक्ति साधक हृदय लोक स्थापित करते हैं। वे हृदय शक्ति का प्रशिक्षण लेते हैं और कई रहस्यमयी शक्तियों से परिचित हैं जो शत्रु के हृदय पर प्रहार कर सकती हैं और उसे एक विचार से ही मार सकती हैं। निंग ने हल्के से सिर हिलाया कि रिफाइनर्स और फेंट गॉड्स दाव में महारत के लगातार ऊंचे स्तर तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स अलग थे। हृदय बल साधक अपने दाव की शक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, बल्कि वे अपने दाव की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते थे। उन्हें अत्यंत स्थिर दाव और अत्यंत स्थिर हृदय लोकों की आवश्यकता थी, क्योंकि तभी वे हृदय लोक निरंतर विस्तार कर सकते थे। हृदय लोक जितना विशाल होता, हृदय लोक साधक उतना ही अधिक भयानक रूप से शक्तिशाली होता। एक वर्ग स्तरीय हृदय बल साधक का हृदय लोक आकार में एक पूरे क्षेत्र के बराबर हो सकता था। पुस्तक 30 अध्याय 36 हृदय बल साधक। गुफा के भीतर जी निंग मुड़ी और चली गई और जल्दी से सफेद वस्त्र पहने हेगेमोन की लाश से दूर चली गई। मास्टर, सू यूजी बोला। गुरुजी, अभी क्या हुआ? पिलसेंट बहुत उत्सुक था। दोनों ने अभी अभी उस असामान्य आभा को महसूस किया था। निंग ने उनकी तरफ सिर हिलाया। मैंने अभी अभी अपना हृदय लोक स्थापित किया है। हार्टवेल्ड, सू यूजी और पिलसेंट दोनों ने चौंकने वाले चेहरे दिखाए। हार्टवेल्ड, डाउलॉर्ड नाया और डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लेम भी आभा से चौंक गए थे और जब उन्होंने निंग को ये बातें कहते सुना तो वे भी दंग रह गए। एक सच्चा हार्टफोर्स कल्टीवेटर तभी बनता है जब वह हार्टवेल्ड स्थापित कर पाता है। हार्टफोर्स कल्टीवेटर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ होते हैं। एक शक्तिशाली डाउलॉर्ड जिसने हार्टफोर्स कल्टीवेटर के रूप में भी प्रशिक्षण लिया हो, वह निश्चित रूप से अधिकांश अन्य डाउलॉर्ड्स के लिए खतरनाक होगा। हाँ, निंग ने यह बात उनसे नहीं छिपाई, क्योंकि वे उसके अनुचर थे। भविष्य में जब वह अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपनी हार्टफोर्स कल्टीवेटर क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा तो वे उसे देख पाएंगे। मुझे परेशान मत करो। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे टेम्पोरल एक्सेलरेशन कॉटेज प्रकट हो गया। फिर वह कॉटेज में चला गया। एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर, मास्टर एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर बन गए हैं। सू यूजी कुछ स्तब्ध रह गईं। यह अविश्वसनीय है। पिलसेंट, डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लेम और डाउलॉर्ड नाया को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि त्रिलोक में निंग हृदय बल में तलवार के ताव से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि सुभूति को भी कुछ समय के लिए शक हुआ था कि उसने अपने शिष्य के बारे में गलत अनुमान लगाया है। क्या ये संभव है? सुभूति ने सोचा था कि उसका शिष्य वास्तव में हृदय बल के मार्ग के लिए ज्यादा उपयुक्त था और अब अंततः उसने अपना स्वयं का हृदय लोक स्थापित कर लिया था। फूस की बनी अस्थायी झोपड़ी में निंग कमल मुद्रा में बैठ गया। उसके सामने अब हृदय लोक का पूर्ण निर्माण करने का कार्य था। हृदय लोक जितना बड़ा होगा, उसकी हृदय शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। हृदय लोक का निर्माण एक अत्यंत जटिल कार्य था। जब वह श्वेत वस्त्रधारी हेगेमोन की लाश के पास था तो उस पर लगातार भ्रमों का आक्रमण हो रहा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इस कार्य को शुरू करने से पहले उसके प्रभाव क्षेत्र से दूर जाने का निर्णय लिया। मेरा अपना हृदय लोक। एक विचार के साथ निंग ने अपने भीतर हृदय लोक की कल्पना करना शुरू कर दिया। हालांकि यह उसके माथे पर एक छोटे से बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें एक पूरी दुनिया समाई हुई थी। उस बिंदु के भीतर समा सकने वाली जगह सैद्धांतिक रूप से असीमित थी। ये पूरी तरह से संभव था कि वह बैडलैंड्स क्षेत्र से भी बड़ा हो जाए।
साधारण वर्ज स्तरीय हृदय बल साधकों के हृदय लोक आमतौर पर आकार में एक साधारण क्षेत्र के बराबर होते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक हृदय बल साधक कितना शक्तिशाली होता है तो आप उसके हृदय लोक को देखकर पता लगा सकते हैं। एक मास्टर क्लास विश्व स्तरीय साधक का हृदय लोक आकार में लगभग एक अराजकता लोक के बराबर ही होगा। हालांकि निंग का दाव संसार दाव लॉर्ड के दाव जैसा था और इस प्रकार वह उसे भेद कर कहीं अधिक बड़ा बनाने में सक्षम था। इस समय उसका हृदय क्षेत्र एक धुंधला धूमिल क्षेत्र था। उठो, संसार के भीतर एक आवाज गूंजी जिससे कोहरा छटने लगा। एक महाद्वीप उभरने लगा और शून्य में फैलने लगा और उसके ऊपर एक आकाश दिखाई देने लगा जो और ऊंचा होता गया। साथ ही उसका हृदय लोक लगातार और ज्यादा अराजकता ऊर्जा खींचने लगा। निंग के अराजकता रत्न उसकी शक्ति को लगातार बढ़ाते रहे। बाहरी दुनिया की अराजकता ऊर्जा पर निर्भर रहना बहुत धीमा होता और उसके पास अराजकता रत्नों की संख्या जरूरत से ज्यादा थी। इस सफलता के लिए जरूरी अराजकता ऊर्जा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। जल्द ही दुनिया का विस्तार रुक गया। हृदय की दुनिया अब 10 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी और अंतरिक्ष के एक बेहद विशाल क्षेत्र को घेरे हुए थी जो अराजकता की दुनिया के बराबर था। ये पूरी दुनिया तलवार की से भरी हुई थी क्योंकि यह तलवार की दुनिया थी। और आगे बढ़ो। निंग ने अपने पहले चरण के ओमेगा तलवार दाव को इस हृदयलोक के हृदय में डाला और इसका उपयोग करके अपने हृदयलोक का और विस्तार करने का प्रयास किया। गड़गड़ाहट, दुनिया का रंग बदलने और अंधेरा छाने लगा। हृदयलोक के बिल्कुल केंद्र में स्थित भूभाग ऊपर की ओर उभरने लगा, जैसे इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत और भी ऊंचा चढ़ रहा हो और बिल्कुल केंद्र से आकाश में तलवार की तरह चुभ रहा हो। इस विशाल तलवार से ओमेगा स्वॉर्ड दाव की आभा निकल रही थी और यह इस दाव का भौतिक प्रतिनिधित्व भी थी। यह अब 10 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची थी और इसकी आभा की शक्ति पूरे हृदयलोक में फैल गई। हृदयलोक तेजी से फैलता रहा, पहले से 100, 1000, 10,000 गुना बड़ा होता गया। जिस तेजी से यह बढ़ रहा था वह वाकई चौंका देने वाला था। लगता है मेरा ओमेगा स्वॉर्ड दाव इस हृदयलोक के निर्माण के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। विशाल तलवार पर्वत के शिखर पर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। ये श्वेत वस्त्रधारी निंग था जो उसकी इच्छा शक्ति के प्रकटीकरण से बना था। ओमेगा स्वॉर्ड दाव को केंद्र मानकर बनाया गया संसार अत्यंत स्थिर होता है, जिससे उसका विकास और विस्तार बहुत आसान हो जाता है। आखिरकार सीमा आ ही गई। निंग ने विस्तार रोक दिया। यह विशाल अंतहीन दुनिया इतनी विशाल थी कि निंग उसका अंत तक देख ही नहीं पा रहा था। फिर से निंग ने अंतिम विस्तार शुरू किया। अपनी दूसरी चरण वाली ओमेगा तलवार दागों को इस दुनिया के केंद्र में उंडेल दिया। हृदयलोक पहले से ही आकार में भयानक रूप से विशाल था और अब यह और भी बड़ा हो गया। आकाश विशाल होता गया जबकि पृथ्वी गहरी होती गई। जैसे जैसे विशाल तलवार पर्वत की ऊंचाई बढ़ती गई, दुनिया अनंत तक फैलती गई। ऊपर की ओर बढ़ते हुए ये गड़गड़ाहट करता रहा जब तक कि अंततः इसकी ऊंचाई 100 अरब किलोमीटर से भी अधिक नहीं हो गई। निंग के अराजकता रत्न तेजी से खत्म हो रहे थे क्योंकि ये रत्न उसके हृदयलोक के विस्तार के लिए जरूरी थे। शुक्र है कि यह कोई वास्तविक दुनिया नहीं थी, इसलिए इस्तेमाल हुए अराजकता रत्नों की मात्रा निंग के लिए अभी भी नगण्य थी। अगर उसे इतने बड़े आकार का एक विशाल वास्तविक संसार बनाना होता तो अराजकता रत्नों के 100 मिलियन क्यूब भी काफी नहीं होते। कुछ समय बीतने के बाद एक बार फिर सब कुछ स्थिर हो गया। ये तो बहुत बड़ा है। निंग खुद हैरान रह गया जब उसका मानसिक प्रक्षेपण उस विशाल तलवार पहाड़ के ऊपर खड़ा इस असीम विशाल दुनिया को घूर रहा था। शुक्र है वह इस हृदयलोक का निर्माता था और इसके भीतर की हर चीज जानता था। इसीलिए वह जानता था कि हृदयलोक का आकार लगभग एक पूरे भूभाग के बराबर है। एक सामान्य क्षेत्र कितना विशाल होता होगा। आपको आमतौर पर स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे के जरिए उसमें से होकर गुजरना पड़ता था। एक अकेला क्षेत्र पूरे ब्राइट शो साम्राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा था। बैडलैंड्स क्षेत्र में लगभग 1 लाख अराजकता वाले संसार थे, लेकिन ये सभी अराजकता वाले संसार एक दूसरे से बेहद दूर थे। नतीजतन एक क्षेत्र का आकार वाकई चौंका देने वाला था। उठो, निंग ने क्षितिज की ओर इशारा किया जहां एक दिव्य स्तंभ अचानक आकार लेने लगा। उठो, निंग ने दूसरी ओर इशारा किया जहां एक और दिव्य स्तंभ आकार ले रहा था। यहाँ निंग अपनी इच्छाशक्ति से कुछ भी रच सकता था। जल्द ही इस विशाल दुनिया के छोर पर 5 दिव्य स्तंभ प्रकट हो गए और वे उसकी रक्त बूंद तलवार इच्छा, उसकी छायाहीन तलवार कला, उसकी यिन यांग तलवार इच्छा, उसकी 16 तलवार इच्छा और उसकी स्वर्गभंजक तलवार इच्छा को मूर्त रूप दे रहे थे। आगे आओ। निंग मुस्कुराया और दूर तक देखता रहा। धरती गड़गड़ा उठी और अराजकता का अमृत प्रकट होने लगा जो तेजी से एक झील में जमा हो गया। निंग बस हंस पड़ा। वह जानता था कि यह सब काल्पनिक था, वास्तविक अराजकता अमृत नहीं। किंवदंतियों के अनुसार जब हृदय बल साधक अपने चरम शिखर पर पहुंचेंगे तो उनके हृदय लोक वास्तविक लोकों में बदल जाएंगे। जब ऐसा होगा तो उनके हृदय लोक के खजाने वास्तविक खजाने बन जाएंगे। अगर आप एक हृदय बल शाश्वत अस्त्र बनाते हैं तो उस शाश्वत अस्त्र को आपके हृदय लोक से निकालकर युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बहुमूल्य सामग्री भी बना सकते हैं और उन्हें वास्तविक बना सकते हैं। निंग ने धीरे से बुदबुदाया। हर हार्टफोर्स कल्टीवेटर का यही लक्ष्य था। हालांकि अब तक कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया था। सच में ये लक्ष्य बिल्कुल बेतुका और अविश्वसनीय था। उसके दूसरे चरण के ओमेगा स्वॉर्ड दाव द्वारा निर्मित ये हृदयलोक वास्तव में एक पूरे भूभाग के आकार का था। सच तो ये है कि इसने निंग को काफी चकित और प्रसन्न कर दिया, क्योंकि केवल वर्ज स्तर के हृदय बल साधक ही ऐसा कर सकते थे। फिर भी ये बात तो समझ में आती है, हृदय जगत के लिए वास्तव में एक शक्तिशाली दाव की नहीं बल्कि एक स्थिर दाव की जरूरत थी।
दाव जितना स्थिर होगा उतना ही बेहतर होगा। दाव जितना स्थिर होगा हृदय जगत उतना ही बड़ा होगा। कई शक्तिशाली दाव लॉर्ड्स थे जिनके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और भयंकर दाव थे, लेकिन वे दाव हार्टवेल्ट की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं होते। एक जंजीर की मजबूती सबसे कमजोर कड़ी की ताकत पर निर्भर करती है। अगर किसी हार्टवेल्ट को स्थिर रहना है तो उसमें कोई भी कमजोर कड़ी नहीं होनी चाहिए। कई हृदय बल साधक अक्सर ब्रह्मांड में भटकते रहते थे, अपने दाव को और अधिक स्थिर और पूर्ण बनाने के तरीके खोजते रहते थे। जब निंग ने 5 सर्वोच्च दाव बनाए और उन्हें आपस में जोड़ा तो वह पहले से ही एक अत्यंत स्थिर दाव बना चुका था। अब जब उसने उन्हें वास्तव में एक एकल दाव ओमेगा स्वॉर्ड दाव में मिला दिया था तो उसने संभवतः सबसे उत्तम और स्थिर दाव बना लिया था। ओमेगा स्वॉर्ड दाव न केवल एक परम दाव था बल्कि ये दाव में सबसे स्थिर भी था। ये तलवार के दाव की सर्वोच्च सीमा का प्रतिनिधित्व करता था और इसमें कोई भी दोष नहीं था। मात्र दूसरे चरण का ओमेगा स्वॉर्ड दाव कई वर्ष स्तरीय हार्टफोर्स कल्टिवेटर्स के दाव के बराबर स्थिरता में पहले से ही तुलनीय था। इस ओमेगा दाव का तीसरा चरण संभवतः निंग को अस्तित्व में मौजूद सबसे उत्कृष्ट हार्टफोर्स कल्टिवेटर दाव लॉर्ड्स के बराबर स्तर पर ला देगा। वर्च स्तर के हार्टफोर्स कल्टिवेटर्स में भी शक्ति का अंतर होता है। उदाहरण के लिए दाव लॉर्ड सोलेमन हार्टफोर्स पैलेस के पैलेस लॉर्ड से कहीं कमजोर है, निंग ने मन ही मन सोचा। उदाहरण के लिए दाव लॉर्ड फेदरड्रेस अपने समय में अंतहीन प्रदेशों के सबसे शक्तिशाली दाव लॉर्ड के रूप में जाना जाता था। जब निंग को पहली बार पकड़कर एस्ट्रल द्वीप समूह भेजा गया था तब उसे वहां की 99 विरासतों के बारे में पता चला था। इनमें सबसे ऊपर की विरासत डाव लॉर्ड फेदरड्रेस की हृदय शक्ति विरासत थी। डाव लॉर्ड सोलेमन की तुलना डाव लॉर्ड फेदरड्रेस से शक्ति के मामले में नहीं की जा सकती थी। डाव लॉर्ड फेदरड्रेस को कभी अंतहीन प्रदेशों का नंबर 1 डाव लॉर्ड कहा जाता था। ये याद रखना जरूरी है कि हृदय के महल के वर्तमान महल स्वामी को भी सभी अंतहीन प्रदेशों में नंबर 1 नहीं माना गया था। स्पष्टतः हार्टफोर्स कल्टिवेटर्स के बीच शक्ति में बहुत अंतर हो सकता है। मेरा ओमेगा स्वॉर्ड दाव लगभग दोषरहित है। तीसरा चरण मुझे डाव लॉर्ड फेदरड्रेस के स्तर के करीब ला सकता है। निंग खुश था। पहले डाव लॉर्ड फेदरड्रेस की विरासत उसके लिए बेकार थी, लेकिन अब वह उन हृदय बल की गुप्त कलाओं का उपयोग कर सकता था। एक हार्टफोर्स कल्टिवेटर के रूप में वह लगभग डाव लॉर्ड सोलेमन के ही स्तर का था। अगर वह थोड़ा कमजोर भी होता तो भी वह उतना कमजोर नहीं होता। उसे दूसरे दर्जे का हार्टफोर्स कल्टिवेटर डाव लॉर्ड माना जा सकता है। नजदीकी मुकाबले में उनकी तलवार कला और उनकी उत्तर धनुष तलवारों ने ये सुनिश्चित किया कि वे द्वितीय श्रेणी के डाव लॉर्ड्स के बीच शक्ति के शिखर पर खड़े हों। जब आपने दोनों को मिला दिया, निंग को यह अच्छी तरह पता था कि अब बहुत कम डाव लॉर्ड्स बचे हैं जो उसके जैसे सनकी व्यक्ति से मुकाबला कर सकें। समय बीतता गया। निंग के हार्टफोर्स कल्टिवेटर बनने के बाद उसने उन भयानक रूप से शक्तिशाली हार्टफोर्स कलाओं का प्रशिक्षण लेना शुरू किया जो डाव लॉर्ड फेदरड्रेस ने पीछे छोड़ी थी। उसका हार्टवेल्ट उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव के इर्द गिर्द बना था, जिससे उसका हार्टफोर्स अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और शक्तिशाली आक्रामक शक्तियां रखता था। डाव लॉर्ड फेदरड्रेस की विरासत तुलनात्मक रूप से थोड़ी कोमल और सूक्ष्म थी, इसलिए निंग ने उससे प्राप्त जानकारी का उपयोग अपनी कुछ हार्टफोर्स कलाएं बनाने के लिए किया। पलक झपकते ही 60,000 से अधिक अतिरिक्त वर्ष बीत गए। हा हा हा, एक जोरदार हंसी गूंजी जब नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड सामने आया, जो बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। निंग अपनी अस्थायी त्वरण कुटिया में चुपचाप ध्यान कर रहा था। अब उसने अपनी आंखें खोलीं। हा, डार्क नॉर्थ, क्या तुम ट्रेनिंग ले रहे थे? मुझे सच में अफसोस है कि पूर्वज तुम्हारे लिए कोई विरासत नहीं छोड़ गए। तुमने इतने समय तक मेरा इंतजार किया, कोई फायदा नहीं। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड मुस्कुराया। लगता है आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा। निंग अपनी झोपड़ी से बाहर चला गया। पूर्वज का मार्ग जल के दाव का था और उन्होंने दंड कला का भी प्रयोग किया था। मुझे बहुत लाभ हुआ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड बेहद आत्मसंतुष्ट था। ईर्ष्यालु, डार्क नॉर्थ, शायद थोड़ा सा। निंग ने सिर हिलाया। दाव गठबंधन के इस कुलपति ने मेरे लिए भी कुछ छोड़ा है। दाव गठबंधन? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने उलझन में अपना सिर घुमाया और सफेद वस्त्रधारी हिगेमॉन की लाश की ओर देखा। वह वाला, उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। लेकिन हमारे प्राचीन हिगेमॉन ने उसका सारा खजाना लूट लिया। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड उलझन में था। निंग ने बस अपना सिर हिलाया। अगर सफेद वस्त्रधारी हिगेमॉन न होता तो निंग को हार्टफोर्स कल्टिवेटर बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। हालांकि वह कुछ समय से चरम पर था, लेकिन किसी का पूरे अराजकता चक्र या उससे भी ज्यादा समय तक चरम पर रहना सामान्य बात है। जाने का समय हो गया है, नाइनडस्ट। निंग ने अपना हाथ हिलाया और दूर खड़े सुयूजी, पिलसेंट, डावलॉर्ड नाया और डावलॉर्ड ब्रूटफ्लेम को अपने साथ ले लिया। सहमत? निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग से यह नहीं पूछा कि उसने क्या हासिल किया है। इसके बजाय उसने ब्रह्मांड के खजाने, उस गहरे लाल रंग के लंबे डंडे की ओर देखा और फिर सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ, कृपया हमें विदा करें। फुफकार। गहरे लाल रंग के लंबे डंडे से रोशनी की एक किरण निकली और गंजे काले वस्त्रधारी युवक में बदल गई। युवक ने निंग को गौर से देखा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड परीक्षणों से गुजर रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन युवक को ठीक ठीक पता था कि निंग क्या कर रहा था। दाव एलायंस के डार्क नॉर्थ ने वास्तव में अपना हृदय लोक स्थापित कर लिया था। ब्रह्मांडीय हथियार आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। दाव एलायंस में सचमुच अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। मैं तुम्हें विदा कर दूंगा, युवक ने कहा। उसने हाथ हिलाया, जिससे निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को चारों ओर शक्ति की लहर दौड़ गई।